बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करनी है जिस पे मैं शायद करोड़ दफ़ा पहले बात कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बात करनी ज़रूरी है, और वो है पर्सनल हाइजीन। यानी कि अपनी जो अब पर्सनल हाइजीन को मैं उर्दू में कैसे समझाऊँ, सोचने की बात है। बेसिकली कि हम अपने आप को किस तरह से साफ़ सुथरा रखते हैं और अपनी सफाई का कैसे ख्याल रखते हैं, अपनी पर्सनल सफाई का ख्याल रखना। तो पर्सनल हाइजीन को अगर हम उर्दू में डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे कि भाई अपनी पर्सनल सफाई, यानी कि अपनी मतलब जैसे कि डिओड्रेंट का इस्तेमाल करना, दांत साफ़ करना। आज एक्चुअली इसी चीज़ पे बात करना चाह रही हूँ कि एक्चुअली ये जो हम अंग्रेज़ी में वर्ड यूज़ करते हैं पर्सनल हाइजीन, तो जो आपकी पर्सनल सफाई सुथराई होती है, जो आपका सिस्टम होता है, उससे बहुत सी चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं। जैसे कि हम जब किसी से पहली दफ़ा मुलाकात करते हैं, ऑब्वियसली सबसे पहले इंसान अगले को देखता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान से हेलो हाय होने से पहले आपको उस इंसान से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही होती है कि बाकायदा आपकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। अब आई नो कि सुबह सुबह ये बातें करने वाली तो बड़ी ग्रोस हैं, लेकिन पर्सनल हाइजीन का आगाज़ ही सुबह से होता है। जब हम उठते हैं, सुबह उठना, बाथरूम यूज़ करना, अच्छे से अपने हाथ वाथ साफ़ करके, मुंह वगैरह साफ़ करके नीट एंड क्लीन होना, या सुबह उठते ही सबसे पहले नहा धो के साफ़ सुथरे होना, कुल्ली वगैरह करके नाश्ता करना, नाश्ता करने के बाद अपने दांतों को ब्रश करना, नीट एंड क्लीन हो के, और ऑफ कोर्स अगर दांत आप अपने ब्रश कर रहे हैं तो अपने दांत ब्रश करने के साथ साथ अपने दांतों की डेंटल फ्लॉस करना और उसके साथ अपना माउथ वॉश भी इस्तेमाल करना। ये तो हो गई एक बड़ी बेसिक लेवल की पर्सनल हाइजीन ना, कि नहाना है, हर रोज़ नहाना है, हर रोज़ साफ़ सुथरा होना है। सर्दियों में बड़ी दफ़ा ऐसा करते हैं लोग, जो मैंने देखा भी पिछले काफ़ी महीनों में, क्योंकि आपको पता है हम लोग शूट्स पे जाती हूँ मैं, मतलब जिस तरह मेरी ड्रामे की शूट्स होती हैं, कभी किसी और प्रोजेक्ट की शूट होती है, तो आपको पता है कि लोगों के साथ इंटरेक्शन सारा दिन रहता है। मॉर्निंग शो फिर भी एक खुली स्पेस है, हमारा स्टूडियो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, हमारा सेट बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे आप देखते हैं लोग आते हैं, तो हमारा फिर भी एक डिस्टेंस होता है, मुलाकात होती है, फीमेल होती है तो बंदा गले लग के मिलता है, बच्चे होते हैं आप प्यार करते हो। एंड ऑनेस्टली व्यूअर्स, सबसे पहली चीज़ जो इंसान को पुट ऑफ करती है या जो इंसान के जहन को अजीब सा कर देती है, वो होती है बुरी स्मेल। अब नहाए भी हैं, दांत भी ब्रश किए, लेकिन जिस्म से बू आ रही है, क्यों? एक्चुअली आपके जिस्म से बू नहीं आ रही होती, आपके कपड़ों से स्मेल आ रही होती है। एक दफ़ा कपड़े पहने, बड़ी दफ़ा मैंने देखा है, लड़के भी अक्सर ऐसा करते हैं कि एक टी शर्ट पहनी, घूम फिर के आ गए वापस, उसके बाद उसी टी शर्ट को उतार दिया कि यार ये तो सिर्फ 4 घंटे पहनी थी या 5 घंटे पहनी थी, और फिर उसको 1-2 दिन बाद फिर पहन लिया। अच्छा, हुआ क्या कि उसके अंदर ऑब्वियसली आपने 4 घंटे 5 घंटे अगर आउटडोर में कोई कपड़े पहने हैं, पसीना भी आ जाता है, ना भी बहुत ज़्यादा पसीना आए तो स्मेल पड़ जाती है। अब आपने वही कपड़े जब 4 दिन बाद नहा के भी पहन लिए, तो उन कपड़ों में तो स्मेल आ गई, एंड टेक्निकली आपने गंदे कपड़े पहने। सो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। मुझे याद है कि मेरे घर में एक बच्ची काम करती थी, बहुत स्वीट, बहुत लविंग, लेकिन हर वक्त ना उसे स्मेल आ रही होती थी। तो मैंने कहा बेटी, मैंने आपको डिओड्रेंट भी लेके दिया हुआ है, मैंने आपको फटकरी भी लेके दी हुई है, आपको कपड़े भी मैं लेके देती हूँ, तो बेटे स्मेल क्यों आती है? कहती है आप ही, मैं हर रोज़ नहाती हूँ। मैंने कहा बेटे आप हर रोज़ तो नहाते हो, लेकिन फिर कोई मसला होगा। मैंने कहा कौन सा साबुन, क्या डिओड्रेंट, कैसे इस्तेमाल करते हो? लो जी, बाद में ये पता चला कि वो वही कपड़े, जैसे कि आज एक सूट पहना है सारा दिन, तो वो सूट उतार दिया, उसको लटका दिया। अब देखें, जिस बंदे ने घर में काम करना है, किचन का भी काम करना है, सफाई वगैरह, तो जो भी किसी का भी काम हो, तो स्मेल एट सम पॉइंट तो आ ही जाती है। आप डिओड्रेंट लगा भी लेते हैं तो ऑब्वियसली डिओड्रेंट का एक टाइम पीरियड होता है 8 घंटे का। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ व्यूअर्स मैं डिओड्रेंट से रिलेटेड बताना चाहती हूँ, जो बहुत लोग रियलाइज़ नहीं करते। लोग कहते हैं हाँ जी मैंने स्प्रे कर ली है। व्यूअर्स, बॉडी स्प्रे डिओड्रेंट नहीं होता। बॉडी स्प्रे एक ऐसी, क्योंकि आपको पता है मैं अपने भी ऑर्गेनिक स्किन केयर एंड हेयर केयर के प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, सो मैं आपको डिफरेंस बता दूँ। डिओड्रेंट या एंटी प्रेस्पिरेंट, ये वो चीज़ें हैं जो आपके अंदर से स्मेल ख़त्म करती हैं या आपकी बदबू को रोकती हैं। जब आप बॉडी स्प्रे पूरी बॉडी पे स्प्रे कर लेते हैं तो उससे सिर्फ एक खुशबू आती है, पसीने की स्मेल नहीं ख़त्म होती, बल्कि कभी कभी मिक्स होकर और ज़्यादा ग्रोस हो जाती है। सो
प्लीज़ बॉडी स्प्रेज लेके अपने ऊपर कर देना और कहना कि जी हम तो हर रोज़ बॉडी स्प्रे करते हैं। ये भी मैंने बड़ी दफ़ा सिचुएशन देखी है, शायद बिकॉज आई एम अ लिटिल ओवर सेंसिटिव अबाउट स्मेल्स, ऑल्सो बिकॉज जब मैं बड़ी हो रही थी तो मामा बहुत पर्टिकुलर थी। उफ, बिस्तरे में घुसने की इजाज़त नहीं थी। सबसे पहले हम छोटे छोटे होते थे, मामा कहती थी चाहे ठरती सर्दी हो नहा के सोना है, और अगर फॉर सम रीज़न बहुत सर्दी है नहीं आ रहा पानी तो हाथ पाँव मुंह मतलब ऑलमोस्ट लाइक वुज़ू करके आपने बेड में घुसना है। क्योंकि मामा हमेशा कहती थी और अभी भी कहती हैं कि बिस्तरे में साफ़ सुथरे लेटना चाहिए। लोग क्या करते हैं, सारा दिन थक हार के आए, गंदे पाँव हैं, उसी तरह बेड पे लेट गए। अब वो बेड की चादरें आपने डेली तो नहीं चेंज करनी ना, 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद बंदा चेंज करता है, जिसका जो सिस्टम है। हम हर 3 दिन के बाद चेंज करते हैं। तो हर 3 दिन के बाद अगर आपने चेंज करना है और पहले दिन ही आप आके गंदे जूतों के साथ बिस्तरे के ऊपर आपने अपने जूते उतारे, वटेवर किया, पाँव से स्मेल आ रही है, वो भी आपने चादरों में डाल दिए, तो आपकी चादरें तो गंदी हो गई। अब चाहे आप हर रोज़ साफ़ सुथरे होकर उस बेड के अंदर लेटेंगे, वो चादरें तो मैली हैं जब तक आप उनको वॉश नहीं करेंगे। तो ये वाली चीज़ें अंडरस्टैंड करना व्यूअर्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है। होता ये है कि हम रियलाइज़ नहीं करते। अब रमज़ानुल मुबारक की आमद है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके मुंह से देखिए स्मेल आना इज़ नॉट अ कंफर्टेबल थिंग दूसरे लोगों के लिए। मुझे याद है कि एक दफ़ा शो पे ना मेरी एक बहुत प्यारी आपा, उनसे मुलाकात हुई, वो साथ बैठी हुई थी। अच्छा वो ना मुझसे बात कर रही हैं, प्यार कर रही हैं, तो वो ना बिल्कुल मेरे करीब आके बैठ के मुझे अपनी कोई पर्सनल बात बता रही थी। उन्होंने बात बतानी शुरू की, व्यूअर्स इतनी स्मेल आ रही थी, इतनी स्मेल आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि मेरा दिमाग फट जाएगा। अब कौन क्या ये मैटर नहीं करता, क्योंकि किसी को एम्बेरस करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि बड़ी दफ़ा हम किसी से बड़े करीब होकर बात कर रहे होते हैं और ना भी मुंह से बू आ रही हो तो जो आपने खाया होता है अगले को पता चल जाता है। एंड ऑफ कोर्स रोज़े की हालत में तेज़ाबियत बढ़ती है, सारा कुछ होता है, तो एक एसिड रिफ्लक्स वाली स्मेल मुंह से फिर भी आ रही होती है। तो इन चीज़ों का ना व्यूअर्स ख्याल रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखें, जब आप किसी से मुलाकात करते हैं, आप जाते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी के घर, उनके साथ आपने हैंग आउट करना है। अब छोटा सा एक कमरा है, आपसे स्मेल आ रही है या उस बंदे से स्मेल आ रही है, आपसे उस कमरे में बैठा नहीं जाएगा, आपकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। बेसिक चीज़ें हैं, रात को साफ़ सुथरे होकर बिस्तरे में लेटना है, जब सोने का टाइम है दांत शांत ब्रश करके नीट एंड क्लीन होके अच्छे से बालों को कंघी करके नीट होके बंदा सोए। सुबह जाके गेट ड्रेस्ड, तैयार हों, नहाएं धोएं। अगर आपने रात को नहीं नहाए तो डेफिनेटली आपको सुबह नहा के निकलना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं गुजारने चाहिए विदाउट टेकिंग अ बाथ। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटे बच्चे हैं, उछल कूद करते हैं, अगर साबुन से मतलब नहीं नहलाएंगे तो उनसे भी पसीने की बुएँ आएंगी। सो अच्छे से, और देखें जब माँ और बाप और घर के बड़े अपनी हाइजीन का ख्याल रखेंगे तो तब बच्चे भी रखेंगे। मुझे हर बंदा कहता है तुम क्यों इतनी पर्टिकुलर हो, मैं कहती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी बड़ी पर्टिकुलर है। सो हम वही सीखते हैं जो हम देखते हैं। अपनी हाइजीन का ख्याल रखना और ये देखना कि हमारे अनहाइजीनिक होने की वजह से कोई और तंग तो नहीं हो रहा, किसी और को तकलीफ तो नहीं हो रही। एंड यू नो व्यूअर्स, पीठ पीछे बैठ के बात करना और कहना यार वो उसको तो बुलाया ही ना करो, उससे तो इतनी बू आती है, बेहतर नहीं है कि तरीके से मोहब्बत प्यार से अगले को आप गाइड कर दें, ना कि उसके पीठ पीछे उसके बारे में बुराइयाँ करें। इतने लोग हैं जिनसे जब मैंने उनको बात की या मुझसे किसी ने पूछा, मेरे घर में एक बंदा काम करता था, उसने आकर कहा आप ही मेरे ना मुंह से बड़ी स्मेल आती है, मैं ब्रश भी करता हूँ, मैं स्वाक भी करता हूँ, मैं तो सब कुछ करता हूँ। उसको मैं डेंटिस्ट पे ले गई, चेक कराया तो उसके दांतों का एक कोई इशू था जिसकी वजह से स्मेल आती थी। उसकी ट्रीटमेंट हुई, मसला ख़त्म हो गया। तो कभी कभी मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। अगर स्मेल का इशू है, चाहे आपकी बॉडी से हो, मुंह से हो, और बाल भी प्लीज़ व्यूअर्स रेगुलरली वॉश किया करें। ये जो कॉन्सेप्ट है ना हर 3 दिन के बाद बाल धोएं, व्यूअर्स वो मिट्टी गर्द इतनी आलूदगी है, ये सब कुछ हमारे जिस्म को भी लगता है, हमारे बालों को भी लगता है, हमारी आंखों में भी जाता है, इसलिए आई इन्फेक्शंस होती हैं, कानों में भी यही आलूदगी जाती है जिसकी वजह से एयर इन्फेक्शंस हो जाते हैं। सो जस्ट बी केयरफुल, बिकॉज सफाई निस्फ ईमान है। जब आधा ईमान ही सफाई है तो फिर साफ़ सुथरे हम क्यों ना रहें। और जो इंसान 5 वक्त नमाज बाकायदगी से पढ़ता है, 90% ऑफ द टाइम उसको ऐसे कोई मसाइल नहीं होते, क्योंकि कुल्ली भी करता है, नाक को भी साफ करता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ मेरी प्यारी सी दोस्त शेफ़ तैयबा हमारा इंतज़ार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप जुगन? बिल्कुल ठीक। इतनी लंबी तकरीर दे दी ना पर्सनल हाइजीन पे। जी, हम तो इसको बहुत रेगुलरली उर्दू में हम इसको क्या बुलाएंगे पर्सनल हाइजीन को? पर्सनल हाइजीन, ज़ाती सफाई सुथराई। हाँ बिल्कुल, ज़ाती
तो हम तो इसको बहुत डील करते हैं। आपको पता है रेस्टोरेंट्स में जो है स्टाफ को बड़े मतलब वो ऐसे लोग होते हैं कि जिनको कन्विंस करना कि आपने डेली नहा के आना है बड़ा मुश्किल काम होता है। जबकि किचन का काम तो कांस्टेंट है, और किचन के काम में तो आप कड़कती सर्दी में भी काम कर रहे हो तो आप पसीनों से भर जाते हैं, क्योंकि आपका चूल्हों के साथ काम है, कटिंग का काम है, 100 चीजें। और सोचने की बात है, अगर आप खाना वगैरह बनाते हुए आपसे बदबुएं आ रही हैं तो वही जरासीम आपके खाने में ट्रांसफर होंगे। बिल्कुल। और अक्सर मैंने ख़वातीन में भी देखा घर में वो क्या कहती हैं, हम पहले सारा काम कर लें, एंड में उन्होंने जो है वो बात लेना या वो सब चीज़ें रखी होती हैं। तो आप फ्रेश होके पहले किचन में जाएं ताकि आपको काम करना भी अच्छा लगे और जो टेस्ट आपका डेवलप होना है वो भी हो। और कसम से व्यूअर्स, नहाने से इंसान घिस नहीं जाता। मैं कभी कभी ये पूछती हूँ, मैंने अपने बेटे से एक दिन पूछा, मैंने कहा हमजा बेटा आपको क्या लगता है आप नहाएंगे आपका वजन गिर जाएगा, आप घिस जाएंगे? कहते नहीं मामा बार बार। मैंने कहा बेटे आप 10 दफ़ा भी नहा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार। अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो कभी भी आपकी वो इश्यूज़ नहीं होंगे, और अगर आप सोप भी यूज़ करते हैं तो भैया अगर कुछ गंदा हुआ है तो 10 दफ़ा भी धोना है तो उसको धोना तो है ना। और हाथ धोने से मैंने देखा लोग बहुत घबराते हैं। अब देखिए मैं भाई कोविड में अगर हाथ ना धोए जाते, मास्क का इस्तेमाल ना किया जाता तो कहाँ बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकता। चलें जी, किचन में आज हम क्या आज हम बना रहे हैं, 2 चीज़ें बना रहे हैं, एक चिकन दलीम और साथ हम बिरयानी बना रहे हैं विदाउट चिकन, सादा चिकन। कौन सी? चिकन दलीम। ओह वेरी नाइस। ओके, तो रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ इसकी। आज सारी लाड़ियाँ आप हमारे साथ करेंगे। जी, चिकन दलीम के लिए जो अज्जा हैं वो हैं चने की दाल 1 कप, गंदम 1 कप, जौ 1 कप, माश की दाल आधा कप, मसूर की दाल आधा कप, मूंग की दाल आधा कप, प्याज 3 से 4 अदद, अदरक लहसुन की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, मुर्ग का गोश्त 1 किलो, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, दालचीनी 1 से 2 अदद, हरी इलायची 3 से 4 अदद, लौंग 3 से 4 अदद, तेज़ पत्ता 1 से 2 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, दही 1 कप, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, तेल हस्बे जायका, हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज, लीमू और चाट मसाला जो है ये हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी रेसिपी मैं व्यूअर्स आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जितनी भी दालें हैं उनको अच्छी तरह वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद आप इनको ओवरनाइट भिगो देंगे रात भर के लिए, और सुबह जो है जिस वक्त भी आपने बनाना है इसको बॉईल कर लें अच्छी तरह। और उसके बाद चिकन मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ बोनलेस, और उसके लिए मैं एक टिप देना चाहूँगी आपको कि जितने आप उसका क्यूब जो है वो बड़ा रखेंगे उतना उसका रेशा जो है ना वो बड़ा बनेगा, और रेशेदार जो हलीम है वो हमारी तैयार होगी। यानी कि इतने बोनलेस पीस ना प्रॉपर बड़े डालें ताकि जब हम उसका रेशा करें। और बाय द वे हड्डियों समेत जब करते हैं हाँ जी, तो उससे फिर यखनी भी अच्छी बन जाती है। बिल्कुल यखनी बन जाती है, वो भी अच्छा है। लेकिन ये कि अगर आप इंस्टेंट बना रहे हैं, जल्दी आपको चाहिए, तो फिर आप बोनलेस इसमें चिकन यूज़ कर सकते हैं। और चिकन के लिए आपने क्या करना है कि एक पैन में जो है वो हमने प्याज लेने हैं 2 से 3 अदद, उनको हम गोल्डन करेंगे, आपने ब्राउन नहीं करना उसको, वरना हमारे हलीम का सारा कलर ख़राब हो जाएगा। और उसमें आप चिकन ऐड करेंगे, थोड़ा सा उसको कुक करके उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे, और जितने मैंने आपको मसाला जात बताए हैं वो आप ग्राइंड करके उसमें ऐड कर देंगे। और उसमें इतना हम पानी डालेंगे कि चिकन जो है वो कुक हो जाए, अच्छे से कुक हो जाए, कि हम उसको जब मैश करें तो वो अच्छे से उसके रेशे जो हैं वो बन जाएँ। और जब चिकन हमारा तैयार हो जाएगा तो हम उसको दालों में ऐड करके, और अगर आप देसी तरीके से करेंगे तो घोटना इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको जल्दी है तो फिर आप जो है वो हैंड ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं इसमें, और एंड में हम इसको तड़का लगा के इसकी गार्निशिंग कर देंगे। दुनिया में कौन सा बंदा है जिसको जल्दी नहीं है। बिल्कुल। और सेकंड जो रेसिपी है हमारी वो है बिरयानी। बिरयानी के लिए चावल 1 किलो, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, तेज़ पत्ता 1 से 2 अदद, लौंग 2 से 3 अदद, जायफल 1 चाय का चम्मच, जावित्री 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, तेल हस्बे ज़रूरत, सब्ज़ इलायची 2 से 3 अदद, दालचीनी 1 से 2 अदद, प्याज 3 से 4 अदद, टमाटर 4 से 5 अदद, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लीमू 2 से 3 अदद, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, बादियान फूल 2 अदद, और आलू बुखारा जो है वो इसमें हम 50 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। तो राइस जो है वो हमने भिगो देने अच्छे से, आपने उनको भी जो है वो वॉश कर लेना 3-4 दफ़ा पानी से। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक पैन में जो है वो प्याज लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, और उसको जब हम गरम करेंगे तो उसको सुर्ख होने से पहले आपने जितने साबुत गरम मसाले मैंने आपको बताए हैं वो हम उसमें ऐड कर देंगे, ताकि उसका फ्लेवर, खुशबू सब उसमें जो है ऑयल के अंदर आ जाए। साथ हम उसमें जो पाउडर फॉर्म में मसाला जाते हैं वो ऐड करेंगे, और फिर उसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। जिस वक्त टमाटर गल जाएंगे तो फिर हम उसमें राइस ऐड करके
और अगर आप चिकन स्टॉक ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर लें, और साथ में हम राइस ऐड कर देंगे, और फिर उसके बाद जो है वो राइस कुक हो जाएंगे तो हम दम दे देंगे इसको, इन दोनों चीज़ों को फिर हम सर्व करेंगे। अमेजिंग। आज तो हमने आपको सही टास्क दिए ना, दो चीज़ें आज आपने बनाई भाई, क्योंकि वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स हमें अक्सर कहते हैं कि जी डब्बों से तो हम बना ही लेते हैं, बिल्कुल बना लेते हैं, लेकिन हमें जेन्युइन वाला तरीका बताएं, क्योंकि पुराने वक्तों में ख़वातीन, हम लोग ख़वातीन या जो भी मतलब मर्द हज़रात भी अपने बड़ों से सीखते थे। जैसे कुछ मर्द हज़रात हैं जिनके आप घर जाते हैं खाने के लिए तो कहते हैं ये पाए जो है ना ये तुम्हारे अंकल ने बनाए या ये हलीम जो है तुम्हारे अंकल ने बनाई है। मखसूस कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके फादर बनाते थे तो उन्होंने सीखी, तो अब वो सिस्टम ही नहीं रहा। अब हर बंदा जल्दी में है, डब्बे को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या होती है व्यूअर्स कि देखिए, इंसान जब जाता है किसी के घर खाने के लिए तो सबसे ज़्यादा मज़ा क्यों आता है? क्योंकि आप अपने घर की रूटीन से हट के चीज़ खा रहे होते हैं, राइट? बिल्कुल। लेकिन जब हर जगह डब्बे, उन्हीं डब्बों से खाना बनेगा तो फिर हर घर का खाना एक ही जायके का होगा, तो फिर आउटिंग का मज़ा नहीं आता। तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जेन्युइन मसाले मिक्स करके बनाएं तो फिर आपके अपने हाथ का, अपने घर का जायका आता है। और ये डब्बे तो अब इतने फेमस हो गए हैं कि लोग खुशबू से पहचान लेते हैं कि आपने फलां कंपनी का जो है वो डब्बा इस्तेमाल किया, वो खुशबू आ रही है। यानी कि बेहतर है कि खुद ही बना लिया करें अगर अपने जौहर दिखाने हैं एज अ शेफ। ओके, सो थैंक यू सो मच। और हम ऐसा करते हैं कि ब्रेक में जाने से पहले ऐसी पर्सनैलिटी को याद करते हैं जिनको इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट एवरी जूनियर आर्टिस्ट जो है वो बाबा ही कहते थे या अपने बाबा ही कंसिडर करते थे। बल्कि हम तो सारे कहते थे कि हमारी इंडस्ट्री में अगर हमारे कोई अब्बा हैं तो वो ये पर्सनैलिटी हैं। आप 13 नवंबर 1942 को पैदा हुए। बात हो रही है द ब्रिलियंट मोहम्मद कवी खान साहब की। आप रेडियो, थिएटर, फिल्म और टीवी के एक बेहतरीन और रिमार्केबल आर्टिस्ट थे। कवी खान साहब ने अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया। रेडियो पाकिस्तान के बाद आपने 1964 में पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ज्वाइन कर लिया और फर्स्ट ड्रामा जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का पहला ड्रामा बना, द फर्स्ट ड्रामा नजराना, आपको उसमें काम करने का एहसास हासिल है। देन काउंटलेस सीरियल्स, ड्रामास, फिल्मों में आपने काम किया। बाय द वे एज अ प्रोड्यूसर आपने फिल्में भी प्रोड्यूस की और एक फिल्म में आई स्टिल रिमेंबर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और जब भी मेरी आपसे गप लगती थी, क्योंकि मुझे खुद भी आई एम वेरी वेरी लकी कि मुझे कवि साहब के साथ काम करने का मौका मिला। मैं तो खैर उनको बाबा जान बुलाती थी क्योंकि इतने ड्रामों में उन्होंने पहले मेरे ग्रैंडफादर का रोल अदा किया, फिर मेरे फादर का रोल अदा किया कि मेरा तो उनके साथ ताल्लुक इतना प्यारा था। शुरू में इंडस्ट्री में आई तो वो दादा या नाना का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया। फिर कुछ सालों के बाद आपको पता है ना, हमारी तो ख़वातीन की बड़ी स्पीड से एज बढ़ा देते हैं इस इंडस्ट्री में। उसके फ़ौरन ही बाद मेरे वो फादर का रोल प्ले करते रहे। तो बहुत ही खूबसूरत इंसान, बहुत ही खूबसूरत इंसान। आपके फेमस ड्रामों में अंधेरा उजाला, लाहौरी गेट, 2 कदम दूर थे, मुट्ठी भर मिट्टी, मन चले और बहुत से ड्रामे शामिल हैं। जब फिल्मों की बात करें वो मोहब्बत ज़िंदगी है, चांद सूरज, सरफरोश, काले चोर, ज़मीन आसमान, परी जैसी फिल्मों में आपने काम भी किया। एंड देन लाइक आई सेड आपने प्रोड्यूस भी की फिल्म। देन आपका शुमार उन लेजेंड्स के अंदर होता है, बल्कि आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड्स ऑफ द एक्टिंग वर्ल्ड पाकिस्तान में, जो अब हमारे साथ नहीं है। और आपकी परफॉर्मेंस पे बेस पे आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया, सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया, बेशुमार PTV अवार्ड्स, रेडियो पाकिस्तान के अवार्ड्स, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से अवार्ड्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया से आपको अवार्ड किया गया। आपकी डेथ 5 मार्च 2023 में हुई। अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। आपको हमसे बिछड़े अब 1 साल हो गया है। बहुत याद करते हैं हम कवि साहब को। बहुत ही प्यारे इंसान, बहुत ही प्यारे इंसान व्यूअर्स। उनका इस इंडस्ट्री से जाना हमारे लिए एज आर्टिस्ट्स बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि जो उनका रवैया और एटीट्यूड था जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, स्पॉट बॉयज़ के साथ, हर इंसान के साथ एक ही एटीट्यूड, मोहब्बत, खुलूस, रिगार्ड, रिस्पेक्ट वाला। मुझ जैसे एक अननोन आर्टिस्ट जिसने शुरू में इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार दिया कि शायद अगर मैंने शुरू में क़याम सरहदी साहब और कवी खान साहब के साथ काम ना किया होता तो शायद मैं इस इंडस्ट्री में रहती ही ना। तो अल्लाह पाक इन दोनों के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। ब्रेक के बाद वापस आए।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमारे साथ प्लास्टिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एंड बर्न सर्जरी के सुपर हीरो हैं। हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने पता नहीं कितनी, पिछली बार जब बात हुई थी कुछ 14 इन्वेंशंस हो चुकी थी, अब पता नहीं मजीद इन्होंने कितनी इन्वेंशंस किया, ये भी इनसे अपडेट ले लेते हैं। लेकिन आज मैंने बात करनी है नाक की। ये जो नाक है ना, इस पे कुछ लोगों को बड़ा नाज होता है और कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी नाक से बड़े तंग होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो आपने नोटिस किया कि सबसे पहली चीज़ तो देखिए, एदी ते नक एनी वड्डी क्यों है? मतलब एटलीस्ट पंजाबियों में तो ये बहुत होता है कि और इसकी नाक फंसी हुई क्यों है, एदी चौड़ी बहुत है, ओ माशाल्लाह बड़ी सीधी नाक की। मतलब बच्चे के फीचर्स में सबसे पहली चीज़ नाक देखी जाती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम हमारी व्यूअर्स किसी मुलाकात होती है तो नाक ही नज़र आती है, लाइक द फर्स्ट थिंग यू कुछ प्रोट्रूडिंग है ना। सो नाक से रिलेटेड जो सर्जरीज होती हैं और जो मामलात होते हैं उससे रिलेटेड आज बात करनी है डॉक्टर अफजाल बाजवा से। अस्सलाम वालेकुम डॉक। वालेकुम अस्सलाम। कितनी हो गई अब इन्वेंशंस? 14 थी। 18 हो गई जी। क्या? 18 हो गई, इट्स 18। काम के लिए टाइम कब मिलता है आपको? ये काम ही तो है। जब इन्वेंशंस कर रहे होते हैं तो लोगों का इलाज कब किसका करते हैं? इलाज करते हुए तो सोचना होता है कि अच्छा यहाँ हम ये इंस्ट्रूमेंट कर लेंगे या ये चीज़ बना लेंगे तो ऑपरेशन आसान हो जाएगा। अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड पे बता दें 4 और चीजें क्या बनाई हैं, जल्दी से बताएं। इसमें 2 तो सीधी सीधी नाक के लिए हैं। नाक के लिए? नाक में आपने देखा कभी हड्डी ऊंची नहीं, वो हम करेंगे। अच्छा, 2 नाक की हैं और उसको हड्डी को निकालने के लिए, एक हड्डी को डालने के लिए, एक सेफ्टी स्कैल्पल है जिसके ऊपर कवर होता है तो उसमें कट उतना को लगता है जब हम चाह रहे होते हैं, इट्स वेरी सेफ। अच्छा। एक डबल स्कैल्पल है, उस पर 2 ब्लेड चढ़ा के तो मैं 2 कट साइमल्टेनियसली जब देना चाहता हूँ। तो ये 4 इन्वेंशंस मेरी ऐड हुई हैं रिसेंटली। और इसमें जो आखिरी वाली नोज वाली है, ये हवा में हाई फाइव, हवा में हाई फाइव टू माय फ्रेंड। वेल डन बॉस। ओके, वेरी प्राउड ऑफ यू एंड वेरी हैप्पी। बिकॉज पता है होता क्या है कि जब इंसान डॉक्टर बन जाता है तो वहाँ पे फिर उसका मजीद जो होता है ना कि कंट्रीब्यूट करना, फिर वो वही कर रहे होते हैं कि पेशेंट्स को देख रहे हैं व्हाटएवर। और जो चीज़ डॉक्टर इजाद करता है खुद, वो फिर अपने हिसाब से करता है। एंड यूजर वाली होती है ना, एंड यूजर वाली हमने जब फंसना है तो करना है। एग्जैक्टली। बट वही चीज़ है ना कि आप जिस तरह आप फैक्ट्रीज और इन जगहों पे जब देखते हैं जहाँ पे फार्मास्यूटिकल चीज़ें बन रही होती है, सर्जिकल इक्विपमेंट बनती है, वो वही चीज़ें बना रहे होते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग होती है। वेरी राइट। किसी को ज़रूरत के बारे में बताएंगे तो वो फिर चीज़ इजाद होगी ना। देखें, एक माइंड से दूसरे माइंड में वो चीज़ डालना, उसको बताना कि मुझे ये चाहिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन उसको डिज़ाइन कर लेना, अच्छा ये मैं इस तरह से कर लूँ तो ये मेरा काम आसान होगा, इट्स वेरी इजी। और उसमें मरीज का भी फ़ायदा है, डॉक्टर का भी फ़ायदा है। राइनोप्लास्टी क्या है? यार ना औखा नाम है और ऊपर से राइनो आ जाता है तो दिमाग में राइनोसरस आ जाता है। बेसिकली एग्जैक्टली उसी से ही है लफ्ज़ निकला। ना करें ना राइनोसरस से नाम निकला है। लेकिन जो इसके लिए आसान लफ्ज़ जो हमारे यहाँ लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट्स कॉल्ड नोज जॉब। जी, नाक की खूबसूरती की सर्जरी। उसमें नाक के जितने मसाइल होते हैं उसमें लाइक ऊपर से नाक के शुरू करके टिप तक, यहाँ साइडों से लेके जहाँ तक, तो ये सारे मसाइल जो हैं हम राइनोप्लास्टी में हल करते हैं। अच्छा, राइनोप्लास्टी या नोज जॉब से लोग डरते भी बहुत है। मैंने 2 किस्म के लोग देखे, एक जो बहुत खौफज़दा है और दूसरे जो 12 साल की उम्र से फैसला किया हुआ कि हमने नाक अपनी करानी है और उन्होंने अपना दिमाग बनाया हुआ है कि माँ बाप ने ये बात कही थी कि भाई जब बड़े हो गए तो तब हम बात करेंगे। मैं इतनी बच्चियों को जानती हूँ जो जैसे ही 20-22 साल की हुई, माँ बाप की मिन्नतें तरले करनी शुरू हो गई कि हमारी नाक ठीक करवा दें। तो नाक का ठीक होना कितना ज़रूरी है किसी इंसान के लिए, नफ्सियाती तौर पे और मेडिकली भी डॉक्टर साहब, क्योंकि नाक के मसाइल भी तो बहुत हो जाते हैं। एग्जैक्टली। देखें, आपके चेहरे का जो दरमियाना पार्ट है, जो सेंट्रल पार्ट है जिसको हाइड नहीं किया जा सकता, वो नोज़ है। और नोज़ जब जैसे हम बात कर रहे थे बच्चों की कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले नाक की बात होती है। किसी के चेहरे पे जब आप देखते हैं तो पहली नज़र ही कहाँ पड़ती है? नाक। मैंने कोई ये कहा ना, बंदा एंटर भी होता है तो सेंटर जो अब मैं आपको देख रही हूँ डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपकी नोज़ देख रही हूँ, उसके बाद मैं आपकी आईज और एग्जैक्टली। और फिर देखें ना, जब नोज़ की हम बात करते हैं तो ऊपर से नीचे तक इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। जो हमारे बाकी वाला फेस का जो एरिया है उसके साथ एक सिमेट्री है, उनकी एक हार्मनी है कि अगर बाकी फेस अगर चौड़ा है तो नाक की शेप और तरह की होगी, अगर लंबा है तो शेप और तरह की होगी। इसी तरह जब नाक के मसाइल के लिए हम बात करते हैं तो लोग हमारे पास बहुत सारे मसलों के साथ आते हैं। जैसे अगर मैं ऊपर से बात करूँ तो सबसे पहले ही नाक के ऊपर हड्डी बड़ी होती है, आपने देखा होगा, हम्प उसको कहते हैं।
फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो नाक की डेविएशन शुरू हो जाती है, कोई कभी राइट डेविएटेड सेप्टम जिसको कहते हैं। सेप्टम अंदर है, अच्छा, पूरा नोज जो है वो बाहर से पूरी की पूरी डेविएशन। हाँ जी, वो ऐसे करके होती है नाक ऑलमोस्ट। हाँ जी, राइट पे है या लेफ्ट पे है, इस तरह की जगह ना व्यूअर्स, जैसे ऐसे नाक होती है तो वो ऐसी होती है, तो आप जब देखते हैं उनको सीधा तो ऐसे आपको उनकी नाक नजर आ रही है। और फिर कर्व भी दोनों तरफ हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। फिर समटाइम कॉम्प्लेक्स कर्व्स होते हैं, वो एस शेप होते हैं, ऊपर से इधर को होता है, नीचे को इधर को होता है, फिर नीचे को इधर, सो इट्स एस शेप डिफॉर्मिटीज। तो ये इनको हमने बकायदा अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैंने खुद ये एक चीज रिसेंटली देखी, मेरी किसी से दोस्ती, एक खातून है, वो मैं बताना नहीं चाहती हूँ कौन है क्योंकि ऑब्वियसली वो पब्लिकली अपसेटिंग होता है। उनकी ना नाक काफ़ी चौड़ी थी, तो कहती है मैं कभी सोचती हूँ कराऊँ नोज जॉब, फिर मैं डर जाती हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या मसला है? कहती है यार मेरी सर्जरी डॉक्टर ने बताया बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, मेरी नाक की हड्डी नहीं है। ये क्या होता है? जी बिल्कुल, उसमें और उसने कहा कि तुम टच करके देखो। डॉक्टर साहब कसम से चौड़ी नाक आपने टच किया, मैंने टच किया, मुझे हड्डी सिर्फ मांस था, फ्लैश था, जी हड्डी अंदर थी नहीं। वजूहात है ना, कभी समटाइम कोई भी चोट लग गई, चोट की वजह से हड्डी क्रश हुई और बाद में हड्डी खत्म हो गई, रिजॉल्व हो गई। इसी तरह अगर नाक के अंदर कोई गदूदे हैं या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन होगी। नो, गिरी थी वो 6 के 7 माह की उम्र पे गिरी थी, चोट लगी, गिरी थी। उसके बाद कहती है कि माँ बाप ने वो ब्लीडिंग शीडिंग हुई, व्हाटएवर वो किया, और उस वक्त प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया होगा, प्रॉपर वही। हाँ, इसी तरह नाक के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी अंदर से जो सेप्टम है वो या हड्डी है उसको रिजॉर्प्शन की वजह से फिर नाक पूरा बैठ जाता है। अब जब टेंट की तरह खड़ा रहेगा तो नोज अच्छा लगेगा, जब नीचे हड्डी रिजॉल्व हो जाएगी तो चौड़ी हो जाएगी। और ये जो भी इंस्ट्रूमेंट की मैं बात कर रहा था, ये वही इंस्ट्रूमेंट है जो हम पसली की हड्डी मैं लेता हूँ, उसको उस के अंदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर डाल के तो उसके साथ मैं इसके अंदर हड्डी को प्लेस करता हूँ। इट्स वेरी ईजी टू गो। और जो हड्डी पसली की हम यहाँ से लेते हैं उससे कोई तकलीफ़ नहीं होती, वो पूरी दुनिया में रिकमेंडेड है। और जहाँ से लेते हैं वो कुछ देर के बाद फिर वो बन भी जाती है, और जब इधर डालते हैं वो चूँकि जिस्म का अपना हिस्सा होता है, वैसे इसमें डालने के लिए सिलिकॉन का मटेरियल भी मिल जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने सुना है, इसके बाद हमें ब्रेक की तरफ जाना है और फिर हमने हल की तरफ जाना है, मैंने सुना है कि छोटी उम्र में अगर नोज जॉब करा लें तो वो बेहतर होता है ना कि बंदा 40-50 साल की उम्र पे जाके। नहीं, उसमें एक्चुअली लिमिटेशंस हैं। हाँ जी, जो लड़के हैं उसमें हम नॉर्मली 14 साल की उम्र में नोज़ जॉब करते हैं, और जो गर्ल्स हैं उसमें 12 साल की उम्र में। इससे छोटी उम्र में नहीं करनी होती। उसकी वजह यह है कि नाक की हड्डियों ने अपनी ग्रोथ को भी तो देखना है, नाक की हड्डियों ने ग्रो करना होता है, और अगर ऑपरेटिव प्रोसीजर्स किए जाएं तो फिर नाक की हड्डी की ग्रोथ रुक जाती है। सही। तो यहाँ पे ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे राइनोप्लास्टी की कैसे जाती है, जो लोग इतने खौफजदा होते हैं कि निशान पड़ जाएंगे काटा पीटी, और अगर सही बंदे के पास ना जाओ तो क्या हो सकता है, ये हम डॉक्टर साहब से जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। द ग्रेट इन्वेंटर डॉक्टर अफजाल बाजवा हमारे साथ हैं। इवेंचुअली इनका नाम साइंटिस्ट वाला हो जाना है और बाकी काम इन्होंने छोड़ देने। अच्छा, क्योंकि आपने चीज़ें ऐसी बना देनी कि बटन दबाना है ख़त्म हो गया। बिल्कुल ठीक है। फिर मेरे जैसे भी सर्जरियाँ करेंगे। वैसे मेरे जैसे कुछ पागल नमूने कर भी रहे हैं, मैंने इस पर भी बात करनी है, जिसका मतलब ये है कि व्यूअर्स खुदा का वास्ता है, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बहन होने के नाते, एक आप लोगों की आंटी, खाला, व्हाटएवर आपने मुझे कंसिडर करना है, बेटी, कोई व्हाटएवर एज ग्रुप आप है, मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाया करें, वेरीफाइड बंदे के पास जाया करें। आजकल जिनको हम छोटे मोटे प्रोसीजर्स कंसिडर कहते हैं, बोटॉक्स, फिलर्स वगैरह के लिए लोगों ने पार्लरों में ये काम शुरू कर दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हम ब्रेक में भी ये डिस्कस कर रहे थे कि ऐसी गलत चीज़ आपने अपनी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर दी, कह रहा है अगला कि ये बोटॉक्स है, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है, इसलिए शायद आपको बड़ा सस्ता मिल गया, उसने आपको लगा दिया। हाँ, लगाने का प्लान ठीक नहीं था, मतलब उस जगह जहाँ लगना था वहाँ नहीं लगाया, ऊपर या नीचे लग गया, मुंह बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल। और नाक तो बहुत, जो हम राइनोप्लास्टी की बात करें तो डॉक्टर साहब, जो लोग डरते हैं, जिनको डॉक्टर ने कहा हुआ है, मेडिकल प्रोफेशनल ने कहा हुआ है कि भाई आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, आपका मसला नहीं ठीक होगा, जो नफसियाती तौर पे डिस्टर्ब हो रहा है, जिसका कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट, क्योंकि देखिए आप लोग, आप बर्न विक्टिम्स को भी देखते हैं, वो 90% ऑफ द टाइम एक्सीडेंट्स ही होते हैं। वेरी राइट। सो प्रोसीजर क्या है ताकि लोग डरना छोड़ दें? नहीं, इसमें डरने वाली तो बात नहीं है, ये तो खूबसूरती का ऑपरेशन है। और अगर हम बात करें कि
सिर्फ खूबसूरती का तो नहीं डॉक्टर साहब। देखें खूबसूरती तो है, नहीं खूबसूरती आती है देखें उससे। जब चीज़ें एक हारमोनी में होंगी, तरतीब में होंगी, तो खूबसूरती तो ऑटोमेटिकली आनी है। तो खूबसूरती प्लास्टिक सर्जरी में पहले तो खूबसूरती है ही है, फंक्शन भी है ऑफ कोर्स उसमें, लेकिन खूबसूरती तो है ही है। जैसे टिप है, अगर टिप ब्लॉबलस है, मोटी है, बल्बस हुई है, तो अगर उसको हम पतला कर देंगे तो खूबसूरत लगेगी ना। नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया उस लड़की का जिसकी नाक की हड्डी नहीं है, उसकी वही है और फ्लैट भी और इतनी चौड़ी। हाँ, टेंट लगाया हुआ है। हाँ। और उसके नीचे से जो उसके डंडे हैं वो निकाल दें तो ऐसे ही पड़ा होगा ना। अब उसके नीचे अगर बोन डाल के उसको हम खड़ा कर देंगे तो खूबसूरती आएगी ना। डॉक्टर साहब, पेशेंट आपके पास आया है, अभी एंटर हुआ है, उधर से लेके मुझे बताएं एंड तक। लो जनाब, सबसे पहले पेशेंट आ गया, हम उसके साथ बैठे, उसको पहले तो सुना, उसका प्रॉब्लम क्या है। उसमें बहुत सारी चीज़ें कई दफ़े नॉन रियलिस्टिक होती हैं जो ठीक नहीं होती। कई दफ़े पेशेंट कह रहा होता है कि जी ये मेरी एंजेलिना जोली की जैसी नाक मेरी इस तरह की नाक बना दें, और तस्वीर उठाई होती है जुगन की, वो कहते हैं नाक इस तरह का कर दें। अब एक्चुअली ये नॉन रियलिस्टिक चीज़ें हैं, क्योंकि फीनी नाक किसी को नहीं चाहिए होती। प्रॉब्लम में जो चीज़ें आती हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। मेरा अपना जो एक तरीका है, मैं पेशेंट की तस्वीर खींच लेता हूँ मुख्तलिफ एंगल से, सामने से, साइड से, ऊपर से, नीचे से, वो तस्वीरें उसके सामने रख लेता हूँ। उसमें कहता हूँ कौन कौन सी चीज़ किस एंगल में आपको बुरी लग रही है। उसमें अगर नीचे से शुरू करें तो टिप कई दफे अक्सर लटकी हुई होती है, लटकी होती है, वो कहते हैं ना कि चुड़ैल जैसी नाक हो गई, तोते जैसी होती है, तोते जैसी चौड़ी होती है। फिर नॉस्ट्रल्स में मसला होता है, बहुत फैले हुए होते हैं, यस, या ऐसे अंदर होते हैं, टेढ़े होते हैं, या अंदर से जो है वो बिल्कुल ऐसे कोलैप्स्ड होते हैं। फिर या यहाँ से जो ऊपर वाला पार्ट है ये चौड़ा है, या टेढ़ा मेढ़ा है, या ऊपर नीचे है। तो वो सारी चीज़ें फिर हम उसके साथ डिस्कस करके कि ये अच्छा ये चीज़ें होनी है। और फिर मज़े की बात यह है कि सारी के सारे प्रॉब्लम्स का हल नाक के अंदर से ही होना है, बाहर कोई कट ऊपर नहीं आता। क्योंकि लोग कहते हैं ना सर्जरी करा ली, लो जी ये नाक तो ठीक हो गई, लेकिन इतने निशान पड़ गए, लोग इससे डरते हैं। इसमें कोई निशान नहीं आता। यहाँ जो नाक का ये जो दरमियान वाला हिस्सा कालूमेला, इस पर थोड़ी सी एक लाइन आती है, और वो ये देखें बैठे हुए हमारे किसी की भी नज़र नहीं आती। बाकी ऑपरेशन सारा नाक के अंदर से होगा। और ये जो टिप है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कार्टिलेजेस हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैट है, उनको हम एडजस्ट करके अपनी जगह पे ले आते हैं, और उस जगह पे लेके आते हैं कि वो फेस के मुताबिक हार्मनी में आ जाए। ठीक है। और उस टिप को वाइडर करते हैं। सम टाइम ये जो दरमियान वाला सेप्टम होता है उसको टेढ़ा होता है, तो उसको मैं पहले सीधा कर लेता हूँ कि सांस वाले मसले पहले ठीक हो जाएं। और ये आप सब ठीक कर रहे हैं पसली से? नहीं, अभी नहीं। अच्छा। अभी पसली से नहीं, ये सारा कुछ नाक के अंदर से ही अंदर से हो, नाक के अंदर से जो विदाउट एनीथिंग सेप्टम है, जो नाक की अंदर वाली हड्डी है वो टेढ़ी है, तो सांस में रुकावट आ रही है, उसको सीधा किया। हड्डी छोटी करनी है वो भी जरूरत नहीं, थोड़ा सा जो फालतू हड्डी है वो लेके इसको यहाँ पे दरमियान में रख के इसको ऊंचा कर दिया। जो टिप है उसको डिफाइन करके बारीक कर लिया। ऊपर अगर हड्डी बड़ी हुई है तो मैं जो बता रहा था एक इंस्ट्रूमेंट है मेरा, वो छोटा सा सुराख अंदर नाक के अंदर से करके इस हड्डी को शेव ऑफ करके हम उतना को कर लेते हैं कि ये बिल्कुल लेवल पे आ जाए। और जब एक स्मूथ सा डॉर्सम बन जाता है तो अंदर हम एक छोटा सा स्टिच लगाते हैं, वो नाक के अंदर है और वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह अगर वो हड्डी बैठी हुई है, फिर मुझे कहीं बाहर से कुछ लेना है, उसमें बाहर से लेने के लिए या तो मुझे कोई सिलिकॉन का मटीरियल लेना है, उसके लिए हमारे पास स्ट्रट्स बने बने बाज़ार में आते हैं। पेशेंट जो कहते हैं कि जी हमारी पसली नहीं लेनी है, हम नहीं लेना चाहते, हालांकि मैं वैसे रिकमेंड करता हूँ कि अपनी हड्डी इज़ ऑलवेज अपनी तो है ना। वही बात व्यूअर्स जो हम अभी ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि देखिए पीआरपी क्यों सेफ है अगर सही तरीके से किया जाए, क्योंकि आपका अपना खून है। अगर आप अपने बॉडी के फैट के साथ अपने फिलर्स करवाते हैं, जैसे जो आप करते हैं प्रोसीजर अपनी आपने वो जो कैन्युला इन्वेंट किया उससे वो आपके जिस्म से निकल रहे हैं, तो आप अपनी ही चीज से अपने आप को हील कर रहे हैं। जब बाहर की चीज डालोगे तो मिलियन में भी 1% चांस तो होगा तो होता है समटाइम्स कि कोई रिएक्शन हो सकती है। फिर इसी तरह पसली की वो लेके हमने उसके साथ उसको ऊंचा कर लिया। नाक की जो ये चौड़ी हड्डियां होती हैं इसको हम अंदर से अप्रोच करके इसको थोड़ा सा काट के बिल्कुल करीब ले आते हैं और फिर नई जगह पे कुछ दिनों के लिए प्लास्टर लगाते हैं। ये ऊपर नोज के ऊपर ना छोटा सा पीओपी प्लास्टर होता है या समटाइम में प्लास्टिक का मटेरियल होता है बना हुआ, वो ऊपर ऐसे रख के पट्टी करता हूँ ताकि वो दोबारा हिले ना। तो डॉक्टर साहब कितनी देर का रिकवरी पीरियड होता है? सर्जरी कितनी देर में होती है नॉर्मली? नॉर्मली जो नाक का ऑपरेशन है वो कोई आधे घंटे से लेके 2 से 3 घंटे तक। It depends on जो लोग परेशान होते हैं कि जी पता नहीं कितना लंबा बेहोश करेंगे, ये वो, एक तो बेहोशी का टाइम भी कम है। मजे की एक और मैं बात बताऊं, मैं जब अमेरिका में गया तो डैलस में मैंने कुछ देर राइनोप्लास्टी नोज जॉब्स की रॉड रोरिक के साथ, इज वन ऑफ द गुड प्लास्टिक सर्जन। अब वहाँ पे मोस्ट ऑफ द काम मैं नाक को ब्लॉक लगा के, यहाँ कुछ नर्व्स होती हैं उनको सुन करके करता हूँ। अब जब मैं पाकिस्तान में आया तो मैंने वही प्रैक्टिस यहाँ स्टार्ट की। मैं अपनी 80% अपनी जो राइनोप्लास्टी नोज जॉब है मैं सुन करके करता हूँ। उसमें यहाँ छोटी छोटी नसें होती हैं, हम उनको नम कर लेते हैं और कुछ यहाँ थोड़ी सी होती हैं उनको करते हैं, तो बंदा जाग रहा होता है
और उसके ऑपरेशन के बाद फिर फौरन घर चला जाता है। अच्छा, जागे एग्जैक्टली इसमें बेहोशी की मुझे जिनको बेहोशी वाला भी इशू है, बेहोशी की मुझे उस टाइम पे जरूरत पड़ती है जब मैंने इन हड्डियों को काटना है या पसली लेनी है, तो फिर मुझे होता है कि अच्छा 2 जगह सुन करने से बेहतर है कि मैं उसको कुछ देर के लिए सुला ताकि अगला और बेहोशी की भी अब दवाइयाँ इतनी सेफ हैं, आराम से कोई मसला नहीं होता। लेकिन 80% हमारा जो नोज जॉब है दैट इज टू बी डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया, बेहोशी के बगैर हो जाता है। वेरी गुड, पहले ये भी नहीं होता था। अच्छा, अब मजीद आगे बढ़ते हैं। अब उसकी पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उस पर डिपेंड करते हुए क्या सिर्फ टिप वर्क करना है तो आधे 1 घंटे का काम है, अगर ऊपर से हड्डी को काटना है या हड्डी को डालना है तो मे बी कोई 1.5 से 2 घंटे। और यही पहले जो नॉर्मली ये जो हड्डी डालने वाला काम होता था, इंटरेस्टिंगली ये मेरी इंस्ट्रूमेंट से पहले ये कोई 3-4 घंटे लगते होते थे। अब हड्डी को डालने का जो अमल है वो सारे का सारा कोई आधे पौने घंटे में मुकम्मल हो जाता है। एनेस्थीसिया कम, पेशेंट की जो सर्जरी का ओवरऑल ऑपरेटिंग टाइम है वो कम हो गया, फिर सर्जन की लेबर कम हो गई, रिकवरी अर्ली हो गई। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो डिवाइस थी उसको बड़े इंटरनेशनल अवार्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह मिले कि इससे बहुत सारा टाइम और बहुत सारी जो एनेस्थीसिया की आसानी में अब आ गए, आसानी होगी। इसी तरह जो आप बात कर रही थी कि इसका डाउन टाइम कितना होगा, वो यूजुअली हफ्ता से 10 दिन 15 दिन होता है एक्टिव जो डाउन टाइम है। एक्टिव डाउन टाइम से क्या मतलब है, छोटे छोटे पेन के इश्यूज जो कि पेन किलर मेडिसिन से मैनेज हो जाते हैं। इसी तरह थोड़ी सी स्वेलिंग होती है जो टिप की, और ये जो ओवरऑल स्वेलिंग है ये सम टाइम 3-4 महीने लेती है, आहिस्ता आहिस्ता जाती है। लेकिन जो मेन हमारे इश्यूज होते हैं वो हफ्ते से 10 दिन के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं। इसमें स्टिच भी रिमूव हो जाते हैं, इसमें हमारे ज़ख़म भी हील हो जाते हैं, इसमें मोस्टली हमारे पेन के इश्यूज़ हैं वो भी सेटल हो जाते हैं। जो मोस्ट ऑफ द स्वेलिंग होती है वो सेटल हो जाती है। लेकिन जो आप कहती होती हैं वो बड़ी मज़े की बात कि नॉर्मली लोग जब हमारे पास आते हैं, बच्चियाँ जब आती हैं, जी अच्छा हफ्ते के बाद शादी है, डॉक्टर साहब नाक सीधा कर दें, तो मैं कहता हूँ तो आप पहले सोई हुई थी, आपको चाहिए कि थोड़ा सा वेल टाइम आए ताकि हम आपके पास एक मार्जिन तो हो ना कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, अपने फंक्शन पे जाना है, यू मस्ट बी ऑल ओके। तो उसमें फिर कुछ शॉर्ट प्रोसीजर्स होते हैं जो हम फौरी कर लेते हैं, जिनमें रिकवरी थोड़ी सी शॉर्ट होती है, लेकिन डेफिनेटिव जो लॉन्ग प्रोसीजर्स हैं वो फिर मेरा ख्याल में इससे डिपेंड करना होता है। डॉक्टर साहब, अगर हम अपनी बात को कंक्लूड कर लें, क्योंकि मेरे पास लिटरली 1.5-2 मिनट है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ही बात करें। हमारे व्यूअर्स को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे स्पेसिफिकली राइनोप्लास्टी से रिलेटेड? ये तो मैंने बार बार कहा है कि खुदा का वास्ता, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप डॉक्टर साहब के पास जाएं, जिसके पास भी जाए तमीज़ के तुक्के बंदे के पास जाएं जिसको काम आता है, प्लास्टिक सर्जन हो जिसको पता हो। अभी वो बंदा आके अभी ग्रेजुएट करके आया है, उसको एक्सपेरिमेंट करनी है, तो आप एक्सपेरिमेंट का बन जाए अगले का वो, या अगले का ये काम ही नहीं है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट है और वो अपने आप को क्लेम कर रहा है। ये बहुत से लोग हैं इस मुल्क में जो ये कर रहे हैं काम, बिल्कुल ठीक हैं, वो स्किन के डॉक्टर, और काम वो कर रहे हैं जो उनके जुमरे का है ही नहीं, बट क्योंकि उन्होंने क्लिनिक खोले में तो लोग जा रहे हैं। अच्छा, मेरे अपने व्यूअर्स के लिए 3 मशवरे हैं। सबसे पहला मशवरा मैं आप वाला ही सेकंड करूंगा, मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएं, प्लास्टिक सर्जन हो, क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, ताकि आपके मसले बड़े ना हल हो। दूसरा यह है कि टाइम पे प्लान करें अपनी, जो जिस तरह मैंने बताया कि फंक्शंस करीब आते हैं तो हम सोचना शुरू करते हैं अच्छा अब नाक सीधी होनी चाहिए, ज़रूर करें, अपने टाइम से प्लान करें। तीसरा यह है कि अप्रोच रियलिस्टिक रखें, किसी दूसरे की नाक दे के या किसी दूसरे का मुंह लाल दे के अपना चपेड़ मार के लाल नहीं करना। आपने अपनी नाक के अंदर जो इश्यूज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और फिर कुछ चीज़ें अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें, ताकि वो आपकी डिस्कशन के बाद आपको एडवाइस करे कि कौन सी चीज़ें आपकी डूएबल हैं, कौन सी आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो मे बी आपका नाक आपके ऊपर सूट ही ना करे। इसलिए रियलिस्टिक अप्रोच, राइट टाइम एंड राइट सर्जन, दिस इज़ द मैसेज फॉर माय व्यूअर्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और अगर लाहौर और इसके गिरदोनवा में रहते हैं तो डॉक्टर अफजाल बाजवा आप ऑनलाइन गूगल में डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जौहर टाउन में इनका क्लिनिक है, राइट डॉक्टर साहब? एंड यू कैन गो एंड यू कैन मीट हिम। देखें व्यूअर्स, अगर कोई चीज़ बॉदर कर रही है, कंसल्टेशन कर लें। कभी कभी हम सोचते हैं यार ये तो लाखों का नुस्खा होता वो हज़ारों का है, और कभी कभी हम हज़ारों की चीज़ सोचते हैं वो होती करोड़ों की है। सो द पॉइंट इज़, जाएं, बात करें, कॉन्वर्सेशन खोलें, और अगर कोई चीज़ आपको जेन्युइनली बॉदर कर रही है या आपके मेडिकल इश्यूज क्रिएट कर रही है तो गो एंड टेक एडवाइस। एंड डॉक्टर साहब तो इज सो गुड कि इवन सोशल मीडिया पे जवाब देते हैं। और दूसरा ये होता है और इनकी पूरी टीम भी होती है। और जब आना है, डिस्कस करना है, तो उस वक्त आप ऑपरेशन के लिए नहीं आ रहे, बिल्कुल खौफजदा होकर ना आए, अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। और जब डिस्कशन हो जाए तो फिर आप समझें बात, ओके ज़रूरत है तो देन वी शुड गो फॉर सर्जरी, इफ नॉट देन इट्स ओके। और देखिए व्यूअर्स, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो बहुत हैप्पी होते हैं बहुत सी चीज़ें करने के लिए। डॉक्टर साहब इज़ नॉट अ वेरी सर्जरी हैप्पी पर्सन। ये कहते हैं कि भाई जो मिनिमल करना है वो करे,
कम तकलीफ एंड जीरो रिस्क वाला काम एंड मैक्सिमम आउटकम। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ब्लेस यू। अब अब हम ब्रेक की तरफ तो जा रहे हैं डॉक्टर साहब, आप तो नहीं होंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमें एक एक्चुअली बंच ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग पीपल, यूनिक लोग जो यूनिक काम कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कराएंगे। लेकिन ब्रेक के फौरन बाद हम ओपन करेंगे एक बड़ी ही अमेजिंग डिबेट अबाउट पाकिस्तान के साथ, जो एक 11 साल की छोटी सी बहुत ही ब्रिलियंट यंग लेडी प्रेजेंट करेगी। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हरम फातिमा है और मैं पाकिस्तान के बारे में स्पीच करूंगी। 14 अगस्त 1947 वो दिन है जब पाकिस्तान मारज़े वजूद में आया। हमारा वतन वो वतन नहीं जो विरासत में हमें मिला, बल्कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और सदर आली वक़ार पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर उस्तवार है। और ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, साकी का सबक मैंने इकबाल से सीखा है। और पाकिस्तान का वजूद में आना सच्चे जज्बे और तारीखी ज़रूरत को जाहिर करता है। इसी ज़रूरत के तहत जो मुल्क वजूद में आया उसका नाम पाकिस्तान है। सड़कें, पहाड़ और रेगिस्तान सब पाकिस्तान की शान है। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है। बहादुर सिपाही इसकी हिफाजत करते हैं। मैं वतन से मोहब्बत का इजहार यूं करूंगी कि कसम है मुझे मेरे ताज़ा लहू की, कसम जिंदगी की, कसम आबरू की, सदा हम रहेंगे वतन के निगहबा, वतन अपना काबा, वतन अपना ईमा। अगर कोई समझे तो बहक जाएंगे हम, तो गरज कर ये बात समझाएंगे हम कि जो नफरत बढ़ाकर वतन बेचते हैं, अपनी ईमा का कफन बेचते हैं, किसी को ये सौदा चुकाने न देंगे, वतन पर कभी आंच आने न देंगे। शुक्रिया। क्या बात है, वेल डन मेरा बच्चा, वेल डन। जी हाँ, हमारे मुल्क की एक बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट यंग लेडी। और ऑनेस्टली व्यूअर्स, इस तरह से प्रोग्राम को स्टार्ट करना ब्रेक के बाद, वेल डन। कितना घबरा रही थी? बहुत ज़्यादा। अब ठीक हो? क्या बात है भाई, हमारी बेटियां तो वैसे ही इस मुल्क की बहुत प्यारी हैं। आ जा मेरी गुड़िया, आ जा मेरा बच्चा, आ जाओ आ जाओ। भाई चीफ गेस्ट से तो आपने मुलाकात कर ली, मज़ीद और 2 चीफ गेस्ट हैं हमारे साथ। यूएस एक चीज़ जो कुछ अर्सा पहले मैंने डिसाइड कर ली थी, और ऑफ कोर्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट चैनल ये हो नहीं सकता था, कि जो भी लोग, चाहे वो यंग बच्चे हों, चाहे वो कोई इंसान टैलेंटेड हो, कोई यूनिक काम कर रहा हो, कुछ डिफरेंट कर रहा हो, उनको प्लेटफॉर्म ज़रूर देना चाहिए, जैसे एक वक्त में इवन प्राइवेट सेक्टर में दिए जाते थे। अब जो एस्टैब्लिश्ड बंदा है, नोन बंदा है, ऑलरेडी वायरल बंदा है, उसी को बुलाया जाता है। सो हम इस चीज़ को ब्रेक करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि उन लोगों को रिकग्निशन दें जो डिज़र्व करते हैं, जो किसी ना किसी तरीके से एक एफर्ट कर रहे हैं हमारे मुल्क के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए। और जब कोई भी पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर हमारे मुल्क का नाम रोशन करता है, तो वो हमारे लिए हीरो ही हुआ। तो एक बहुत ही प्यारे भाई आज हमारे साथ हैं, शाहिद महमूद भट्ट साहब। वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं, लेकिन किस चीज़ में भैया? आतिशबाजी में। रोस्टिक फायरवर्क्स फेस्टिवल मॉस्को रशिया में आप वर्ल्ड चैम्पियन थे अगस्त 22 में। सो यानी कि ये रिसेंट ही बात है, 2022 में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शाहिद भाई? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड देन आपके साथ बैठे हैं एक ऐसे यंग मैन जिन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी तो उन्होंने छोड़ी नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स, हम एक ही बात कहते हैं कि भाई नौकरियों वाले सिलसिले से भाई निकल आओ। ये जनरेशन जो है, ये बड़ी अक्लमंद और बड़ी स्मार्ट जनरेशन है। इनको पता है कि नौकरियों में आपको वो नहीं मिलना जो आपको अपना काम करके मिलना है। तो एक क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दैट इज़ ज़ैन ताहिर, जो डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर हैं और टूर ऑपरेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक ठाक, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, जब ज़ैन आया ना सेट पे,
मैंने कहा इसके बॉस ने होगा कि मतलब वो मतलब ये बच्चा आया चेक करने के लिए, इनका जो एक्चुअल जहन है वो बाद में आएगा। बाद में पता चला कि ये नन्ही सी जान ही जहन है। कैसे हो? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक। अच्छा बेटे, ऑब्वियसली आई एम मच ओल्डर देन यू, इसलिए आपको बेटा कह रही हूँ। एक प्यार में, एक लाड में मुझे खुशी बड़ी हो रही है कि डिफरेंट जनरेशंस बैठी हुई हैं और मैं उसके बीच में एक और जनरेशन। सो द फैक्ट इज, आपसे शुरू करते हैं जैन। टूर ऑपरेटर तो चलो बहुत से लोग बन जाते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर एंड उस पूरे टूर को प्लान करना, इस तरफ कैसे रुझान हुआ? इतने से हो कैसे ख्याल आया ये? देखें, बिजनेस जब आपका पैशन बन जाता है ना तो आप उसको एंजॉय भी करते हैं, एंड दैट इज़ समथिंग जिसने मुझे ड्राइव किया कि मैं पाकिस्तान के अंदर कुछ नया लेके आऊँ और कुछ एक्साइटिंग करूँ। वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ व्हाइल, मल्टीपल डेस्टिनेशन वेडिंग्स पाकिस्तान के अंदर करवाई हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में तो आपने बड़ा काम कराया है, आप पूरी वो लेके जाते हैं व्हाटएवर, बट डेस्टिनेशन वेडिंग की जब बात करते हैं तो देखो, डेस्टिनेशन वेडिंग की एक, आपको याद है तुर्की में एक फैमिली ने बड़ी शादी, यू वर यंग बट ये 6-8 साल पुरानी बात है कि एक टर्की के अंदर उन्होंने जाके इस्तांबुल में और पता नहीं किधर किधर पूरी दुनिया में घूम रहे थे, और हम सारे देख देख के कह रहे थे कि यार ये इतना हुजूम किस तरह लेके गए, हाउ एक्सपेंसिव, बट एक बड़ा कूल कॉन्सेप्ट भी था। बट पाकिस्तान में कोई डेस्टिनेशन वेडिंग पे नहीं जाता था उस जमाने में। एंड दिस इज़ एक्चुअली द रीज़न कि लोगों ने सोचा कि यार यहाँ पे ये चीज़ सर्वाइव नहीं करेगी, यहाँ पे सिर्फ मैरिज हॉल्स तक आप रिस्ट्रिक्ट रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होती ना। बट दैट इज़ वेयर वी कम इन ना, कि आपको इमेजिन करें, जस्ट पिक्चर दिस कि आप पहाड़ों के अंदर या बीचेस या मल्टीपल दूसरी जगहों के ऊपर आप अपना इवेंट कर रहे हैं, आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान है? जी, ये पाकिस्तान ही है। और आप यकीन करें कि ऐसी लोकेशन के ऊपर जब आप अपना इवेंट फोटो ला देती है ऐसी गलती नाल। अच्छा नाइस। नहीं, लेकिन जब आप इधर इवेंट करते हैं, भाई इतने फूल किस तरह पहुंचाए, चीजें किस तरह पहुंचाई, हमें लाहौर में नहीं फ्रेश फूल मिलते, तो ये किस तरह किया? आई वांट टू नो, आई एम वेरी क्यूरियस। मुझे मतलब देखिए, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा कहते हैं ना हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, जगहें बड़ी खूबसूरत हैं। बेटा मैं खुद हर साल एटलीस्ट एक दफा फैमिली के साथ, बच्चों के साथ हम अप नॉर्थ जाते हैं, क्योंकि या कराची ले जाते हैं, हम चाहते हैं कि वो पूरा पाकिस्तान देखें, क्योंकि बड़े हो जाते हैं बच्चे, फिर उनके अपना जहन हो जाता है, तो देखें तो अपने मुल्क को देखें। लेकिन ऐसी चीज़ अरेंज करना, देखिए रिहाइश वेडिंग हॉल में क्यों करता है बंदा शादी? क्योंकि वेडिंग हॉल के बाद आप डायरेक्ट फिर होटल ले गए और कपल ने वहाँ पे स्टे किया और फैमिलीज अपने घर चली गई। ऐसी जगह पे आपने अब स्टे भी अरेंज करना है, हजार और चीजें करनी है, स्टे, डेकोर, मल्टीपल वेंडर के साथ आपने अरेंजमेंट्स करनी होती हैं, प्लानिंग, फिर म्यूजिशियंस, फ्लोरिस्ट, 36 लोगों के मिजाज भी लेके चलने पड़ते हैं, फिर सारी चीजें होती हैं। ये सारे ट्रैवल एक्सपीरियंस का आपका हिस्सा बन जाता है। ये टेंट भी आप लोगों ने बाहर से मंगवाया या यहाँ से बनवाया? ये सफेद टेंट जो है इतना खूबसूरत सा, ये टेंट्स पाकिस्तान के अंदर भी अवेलेबल है हमारे पास। हमने नॉर्थ के अंदर, जैसे ये गलियात के अंदर जब ये फंक्शन हुआ था, तो ये गजीबोस हो गए, जितने भी टेंट्स हैं, लैंटर्न्स वगैरह, एवरीथिंग इज अरेंज्ड बाय द कंपनी, और हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और आप ये लेके जाते हैं जिधर भी जाना होता है, और पाकिस्तान के किसी भी कोने में कर सकते हैं आप? बिल्कुल, किसी भी कोने में आप, हुंजा, स्कर्दू, खैर ये तो माउंटेन साइड आ गए ना, बीचेस साइड के ऊपर, कराची, ऑल द मकरान कोस्टल हाईवे से ये जितनी खूबसूरत जगह बीच में आती हैं, कुन मलीर और सारी बलूचिस्तान तक, किसी भी जगह पे आप कर सकते हैं, इवन गलियात में कर सकते हैं, wherever people want it managed। तो ये बिल्कुल। लेकिन जैन एक प्रॉब्लम तो है ना डेस्टिनेशन वेडिंग में, जो मैं अक्सर सोचती हूँ, सॉरी कुछ चीज़ें जहन में आती हैं। देखो बाहर के मुल्क जब बंदा जाता है तो 100 एक्टिविटीज़ होती है जो आप कर सकते हैं। अब हम लोग बाहर जाते हैं, ठहरते हैं, अपना जो भी काम करना होता है करते हैं, उसके अलावा हमारे पास 100 और चीज़ें हैं जहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ चले गए, मॉल चले गए। पाकिस्तान में जब आप किसी को इस तरह अप नॉर्थ लेके जाएंगे तो क्या आप बाकी दिन की भी कोई एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं? क्योंकि फंक्शन तो 2 से 3 घंटे का होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बाकी टाइम लोग क्या करें? इसमें वेडिंग सेलिब्रेशंस के अलावा प्री वेडिंग और फिर पोस्ट वेडिंग भी सेलिब्रेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी दिन म्यूजिकल नाइट कर दी। अब वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ये है कि बस शादी करा दी, बस वेडिंग्स का कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग्स के अंदर एक कल्चरल एक्सपीरियंस है। अब इमेजिन करें कि आप पहाड़ों के अंदर हों, केपीके के लोगों को पता हो कि गिलगिती अपनी शादी कैसे करते हैं, पंजाबियों को पता हो सिंधी वगैरह कैसे करते हैं, तो ये कल्चरल इंटीग्रेशन जिसको हम कहते हैं ना, नज़रिया तकसीरियत का जो सारा कॉन्सेप्ट है कि लोग एक दूसरे के कल्चर्स को देखें कि लोगों की क्लोथिंग कैसे है, वो अपनी चीज़ें सेलिब्रेट कैसे करते हैं, म्यूज़िक कैसा है। तो आई मीन जब ये चीज़ें पहाड़ों के अंदर होती हैं, प्री वेडिंग म्यूज़िकल नाइट्स हो गई, फिर किसी दिन आपने डीजे नाइट कर दी, कल्चरल सेंसिटिविटी को देखते हुए कि किस जगह क्या चीज़ सूट करती है। अच्छा, व्हाट अबाउट बर्थडेज? वैसे भी होता है कि यू नो कि जैसे शादी की एनिवर्सरी है तो एक कपल ने अपने
25 साल को सेलिब्रेट करना है शादी के, तो एक जिस तरह वेडिंग एनिवर्सरी का कोई डिनर होता है तो लोग कभी कभी, वो भी बाहर के मुल्कों में तो मैंने बड़ा देखा है कि पूरी फैमिली जो है वो किसी जगह चली गई, तो क्या ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे किसी के बच्चे की 21वीं सालगिरह है या बच्ची की स्वीट 16 है तो उसकी सारी स्कूल की फ्रेंड्स को, इस तरह की भी चीज़ें करते हो? बिल्कुल, ये चीज़ें कस्टमाइज टूर्स के अंदर आ जाती हैं ना, कि कस्टमाइज एक्सपीरियंस को हमने आपके लिए टेलर कर दिया कि सफरंगा डेजर्ट के अंदर प्रॉपर लाइटिंग करके आप वहाँ पे एज अ कपल जो है वो आप डिनर कर रहे हैं, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस टेलर हो जाते हैं। किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन है तो डेजर्ट के किनारे या लेक साइड पे प्रॉपर डिकोर करके, जिस तरह प्रॉपर बर्थडे बैशेस हम लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद वगैरह में देखते हैं, वही चीज़ एज इट इज़ वहाँ भी हो सकती है। एंड दैट इज़ समथिंग कि ये चेंज हम ला रहे हैं कि यहाँ से उठ के यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, पाकिस्तान को एज ए ट्रैवल डेस्टिनेशन लोग एक्सप्लोर करें। अब मुझे पूछो कि मैंने आपको क्यों बुलाया शो में? आपका तो ये बिजनेस है, क्यों मैंने आपको बुलाया? क्यों बुलाया आपने मुझे? मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि आप मेरे मुल्क के हुस्न को प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि अपने ही मुल्क में री इन्वेस्ट करें, और इस सिचुएशन के थ्रू हमारे मुल्क में टूरिज्म बढ़ेगा, और जब हमारे मुल्क में टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारे मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी। सो थैंक यू, नाउ यू अंडरस्टैंड? जी बिल्कुल। बिकॉज वही होता है ना कि यूजुअली कोई कहता है ना कि आप स्पॉन्सर्ड सेगमेंट कर लें कि किसी को बुला के उनकी बिजनेस की बात करें, बट व्यूअर्स मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आप अपनी रोजी रोटी को कमाते हुए ही अपने मुल्क को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हर बंदा अपना हिस्सा डाल सकता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक बंदे ने बहुत बड़ा काम किया तो पूरे मुल्क के बारे में लोग जानना शुरू हो गए। हर बंदा अपना अपना हिस्सा डालेगा, उस कतरे कतरे से ही दरिया बनेगा, जिससे फिर लोग हमारे मुल्क का रुख करेंगे। लोग गोवा, मतलब अक्रॉस द बॉर्डर, गोवा इज अ फेवरेट डेस्टिनेशन शादियों के लिए अक्रॉस द बॉर्डर। हमारे मुल्क के पहाड़, सी साइड, द डेजर्ट्स, कौन सी चीज है जो पाकिस्तान में नहीं है? हर चीज है, वी हैव ग्लेशियर्स, वी हैव एवरीथिंग। सो लेट्स एंजॉय देम व्यूअर्स, एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस देन। शाहिद भाई, आपको मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे खुद पटाखे फाड़ने का बचपन में बड़ा शौक था, और आरे बाजार में एक बैठा करते थे बाबा जी। मैं उनके पास जाया करती थी और डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के पटाखे वगैरह खरीद के मैकेनिकी करके फिर अपने किस्म के उनको मॉडिफाई करती थी। तो सर जी, तुसी आतिशबाजी दे विच ही ना बना लेता, की गल है तुहाडी? सर देखो, ये जो काम होता है, काम जिससे आपकी रोटी रोजी रिलेट करती है, तो मेरा जो ईमान है और मैंने जो किया पैशन के साथ, इसके साथ लॉयल्टी, सिंसियरिटी इतनी कि जितनी आपकी अपनी माँ के साथ होती है माशाल्लाह, तो देन ही फिर आप इसमें सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन आतिशबाजी की तरफ रुझान कैसे हुआ? देखिए बचपन में मुझे बड़ा शौक था, लेकिन एक तो डांट बड़ी पिटती थी और दूसरी बात थी कि फिर बैन लग गया। जब बैन लग गया आतिशबाजी के ऊपर उस तरह से कि मतलब आप उस तरह से पर्सनल स्पेसेस वगैरह में नहीं कर सकते, तो वो बिकने भी बंद हो गए, बात खत्म हो गई। तो आपने इस पैशन को कैसे परसू करते रहे, मैं ये जानना चाह रही हूँ, और बना किस तरह ये पैशन? जी देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं केमिस्ट्री में मैं ग्रेजुएट हूँ, इसीलिए तो मैं इस फील्ड के अंदर इंसिडेंटली मैं आया, और जब मैं इसके अंदर आया इट वाज 87, तो उसके बाद जब मैं कुछ टाइम मैंने इसके अंदर स्पेंड किया, तो मुझे इसमें कोई स्कोप नज़र आया, स्कोप। फिर वो मैंने पढ़ा था उससे भी रिलेट कर रहा था। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको याद हो, वो हमारा बड़ा पुराना पैथेटिक दौर था, शुलियाँ, पटाखे और वो छोटी छोटी चीज़ें। टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत पीछे थे। चाइना चॉकलेट होती थी पिंक रंग की, यस मुझे याद है, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं पूरे अपने मोहल्ले में मशहूर थी कि आए हाय अभी अगर पास से गुजरी है तो मैं वो उसका चाइना चॉकलेट बहुत सी जोड़ के ना एक बम बना लेती थी, एक को आग लगा के फेंकती थी, वो सारे फटने शुरू हो जाते थे और चीखें घरों में लोगों की आ रही होती थी। तो जी मैं ये हरकतें करती थी, मैं वही हूँ जिनके आप बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने इसमें आया, फिर मैंने सोचा कि यार मैंने यहीं पे अपना कैरियर बिल्ड करना है और इस काम को मॉडर्नाइज करना है। तो मैं अभी ये 87 में आया, तो 2-3 साल बाद हम लोग ये नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो है ये हम ही करते थे तब, अभी भी लास्ट जी बिल्कुल मैंने ही किया बिल्कुल। तो उसमें कहीं अब्रॉड से कोई फायरवर्क्स कंपनी को बुला लिया गया, लेकिन मुझे बड़ा गुस्सा आया, गुस्सा नहीं तकलीफ मैं कह सकता हूँ कि यार हम लोग यहाँ बैठे हैं, इतने अरसे से हम लोग ये कुछ कर रहे हैं, तो हमें पूछ ही लेते, मे भी हम लोग इससे अच्छा कर पाते। तो मैंने
कहीं ऊपर को अप्रोच किया, फिर वो मुझे उनके साथ कोऑर्डिनेटर लगा देगा। मैं फिर उनके साथ, जब मैंने उनके साथ कोऑर्डिनेशन की एज ए कोऑर्डिनेटर, जब उनका मैंने शो देखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये लोग सही आए हैं, हम लोग तो बहुत पीछे हैं, बहुत दूर बैठे हैं फायरवर्क्स के अंदर, दुनिया तो कहाँ की कहाँ है। और आप खुद एक केमिस्ट्री के एक्सपर्ट, यानी कि आप तो ये चीजें खुद भी कर सकते थे। और इट वाज 90। तो उस दिन से फिर मैंने टारगेट किया अपने आप को। दैट इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और बाय द वे व्यूअर्स, ये फायरवर्क्स हैं, ये कोई डेकोरेशन की चीजें नहीं है, क्योंकि दिखने में लग रहा है ये जो एक्सप्लोड कर रही हैं ये फायरवर्क्स हैं। वीडियो एक्चुअली उस किस्म की हमें वो अच्छी क्वालिटी की मिल नहीं रही थी व्यूअर्स, बट ये देखें, ये देखें, ये लग ऐसे रहा है कि जैसे इस तरह के आपने कोई अपने वो जैसे डेकोरेशन की चीज़ें लगाई हुई है, ये एक्चुअल फायरवर्क्स हैं व्यूअर्स। इस लेवल के तो मैंने इंटरनेशनल भी नहीं देखे बॉस। ये अल्लाह का करम है। देखें, हम लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से जो फायरवर्क्स अब्रॉड दुनिया में हो रहा है और जो कंपटीशंस के अंदर चीज़ें आती हैं, वो होता है फायरवर्क्स सिंक्रोनाइज विद म्यूजिक बीट्स। बिल्कुल, एक तो आपका ये इम्तिहान है। वो अब जिस तरह डांसिंग फाउंटेन्स होते थे, डांसिंग फायरवर्क्स होते हैं। एग्जैक्टली। तो उसमें आपके फॉर एग्जांपल 5 सेगमेंट है, 10 मिनट का शो है, तो आपके 5 सेगमेंट हैं, 5 डिफरेंट म्यूजिक और उसमें हज़ारों बीट्स। तो आपने बेसुरा नहीं होना, बेताल नहीं होना, नहीं तो आप मुकाबले से आउट हो जाएंगे। क्या बात है। तो यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में तो हम लोग की है ही नहीं, ट्रेंड ही नहीं है, करते नहीं है। लेकिन मैं फॉर एग्जांपल मुझे कोई शो मिल गया कहीं, तो मैंने कहा यार, उसमें अपने बेटे से कहा कि यार महाबली, इसमें यार थोड़ा सा सेगमेंट कुछ हम अपना रिहर्स करें, अपनी जो हमने जो अब्रॉड जा करना है। तो वो कहते हैं इसमें पैसे नहीं है। तो मैंने कहा यार पैसे नहीं है, लेकिन रिहर्सल कर लो, कुछ थोड़े से अपने पास से लगा दो। तो काफ़ी साल उस पर हम लोग रिहर्स करते रहे। फिर 2019 में हमें मॉस्को से कॉल आई कि जी आप हम लोग यहाँ पे कंपटीशन करवाते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, अगर आपकी अवेलेबिलिटी है तो आप आएँ। फिर हम लोग गए 2019 में पहली दफ़ा। और फिर अब जाके 2022 में yes. आप वर्ल्ड चैंपियन बने, माशाल्लाह। और हम दुनिया की वाहिद कंपनी है जो अपने सेकंड टूर में ही वर्ल्ड चैंपियन बन गई। साल लगते हैं, लोग 20 साल आते हैं तो चैंपियन नहीं बनते। कांग्रेचुलेशन सर, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अस प्राउड। लेकिन अभी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना, मैंने आपसे ये जानना है कि जैसे कि ये मतलब आप जैसे टूर ऑपरेटर, अब बड़े लोगों को शौक होता है कि आतिशबाजी उनकी शादियों पे, इवेंट्स पे भी हो, तो क्या उसका कोई एक लीगल तरीका है करने का, परमिशन या जो भी मामलात होते हैं, उससे रिलेटेड भी हमें गाइड कीजिएगा कि लोग जो खुद जाके इस तरह की चीज़ें ख़रीद लेते हैं और फिर अपने घरों में, देखिए जो बहुत बड़ी बड़ी वेडिंग्स होती हैं या बहुत बड़े बड़े ग्लैमरस जिस तरह लोग इवेंट्स रखते हैं या कोई नॉन पर्सनैलिटीज़ होती हैं, तो बाहर के ममालिक में तो हम देखते हैं कि वहाँ पर आतिशबाजी भी की जाती है। तो क्या इसके कोई ऑप्शन हैं, इस पर भी डिस्कशन कि यह प्रोफेशन बन सकता है क्या किसी भी इंसान के लिए, ये हम जानेंगे ब्रेक के। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एज यूजुअल वो जो गुड स्टूडेंट्स नहीं होते जो सबसे पहले अपना होमवर्क मुकम्मल करके टीचर के डेस्क पे जाके रखते हैं, तो वही हाल है हमारी शेफ तैयबा का। जी, चिकन दलीम रेडी है और उसके साथ मैंने बनाई है बिरयानी जो कि विदाउट चिकन थी, यानी सिंपल राइस थे, लेकिन इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो इसमें आपको बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा विदाउट चिकन भी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऑसम, वंडरफुल, थैंक यू। ये वैसे कौन सी बिरयानी आपने बनाई है, इसमें बाद में बात करें। नो बट द पॉइंट इज, जब आप बनाते हैं इस तरह अक्सर लोग तलीम के साथ कहते हैं या हलीम के साथ कहते हैं कि हमें कुछ लोग चावल के साथ खाते हैं, लेकिन मेरे घर में 1-2 ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद चावलों के साथ खाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ही मज़े का होगा। बिल्कुल, ऑसम, थैंक यू। ओके हरा मैडम, ये बताइए आप हैं कौन, आपकी कहानी क्या है? 11 साल की तो आप हैं और डिबेटर भी आप बहुत बेहतरीन हैं, आपकी कहानी क्या है? 11 साल की कहानी सुना दो मुझे अपनी। मेरी जब बर्थडे हुई थी, मतलब तो ना अच्छी हुई थी, ब्लैक एंड रेड हुई थी। मैं फिर 11 साल की हो गई थी, मैं बहुत खुश थी कि मैं 11 साल की हो गई हूँ। हाँ। तो जब इसकी बर्थडे की बारी आई, मेरी सिस्टर की, मेरी एक सिस्टर है, तो उसकी बर्थडे की जब बारी आई तो बस बलून लगाए हमने और केक काटा। अच्छा। तो वो तो रोने लगी कि इसकी 11 साल की इतनी अच्छी हो गई है, हाँ। मेरी इतनी गंदी सी हो गई है, ना मुझे कोई गिफ्ट वगैरह मिला है। अच्छा, ऐसे एक्स्ट्रा। चलो मैं उसको सेट करूंगी बाद में, ठीक है ना, छोटी को फिक्र ना करो। 24 घंटे के लिए मुझे हैंड ओवर कर दो, बच्ची सेट करके वापस दूंगी, ठीक है ना। मामा से बस
इजाज़त ले लेना कि जुगन खाला को दे रही हूँ मैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जब आप छोटी सी थी, ठीक है, डिबेटिंग कब स्टार्ट की? अभी भी आप इतने छोटे हो, ओनली 11 ईयर्स ओल्ड, तो डिबेटिंग कब शुरू की और ये किस तरह सिलसिला शुरू हुआ? अच्छा, तो जब मैं प्रेप क्लास में थी, 5 इयर्स की थी, मैंने ना एक 8 साल के क्या कहते हैं 8 क्लास के बच्चे को देखा था कि वो स्पीच कर रहा है। फिर मैंने ना उसकी स्पीच याद करके ना घर जाके मम्मा को सुनाई थी। फिर मम्मा ने कहा वाह भाई वाह, इसमें तो टैलेंट है, अब ये सुनाएगी उधर स्कूल में स्पीच। वेरी नाइस। तो फिर डिबेटिंग शुरू कर दी। आप बिलोंग कहाँ से करते हो? मैं एक गाँव है वहाँ से बिलोंग करती हूँ, उकाड़ा। वेरी नाइस। ओके, सो अभी मज़ीद आपसे जानना है कि आपने बनना क्या है बड़े होके, लेकिन ज़रा सर जी तुसी मैंने बता दो कि ज़िंदगी का, करियर का टर्निंग पॉइंट या कोई ऐसी मोमेंट, हमें ये तो पता है कि आपकी करियर का हाईलाइट है जो अभी आपने माशाल्लाह 2022 में पाकिस्तान का नाम रोशन किया रशिया जाके, वो तो चले अपनी जगह है, लेकिन टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी ज़िंदगी में? देखिए, ज़िंदगी में आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें आती हैं जो आपकी ज़िंदगी में यादगार हो जाती हैं और यादगार बन जाती हैं। और जो मैंने पहले भी बात की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी रोटी रोज़ी है। तो जब आप उस तरफ से आपको कोई प्रेशर आए या कोई ख़राबी आए तो फिर उसमें से कोई रास्ता निकले, तो वो मूवमेंट होती है। जैसे कि 93 में शादियों पे ये फायरवर्क्स बैन हो गया, शादी ऑर्डिनेंस आ गया, तो मुझे तो कोई काम आता नहीं था। मैं परेशान था कि यार मैं क्या करूँगा, मेरे तो बच्चे हैं, मैं तो और कोई ज़रिया माश ही नहीं है। तो फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार ये स्टेज पायरोटेक्निक्स हैं यार, आप इसको बनाएं और इसमें आप बड़ा स्कोप है। तो फिर मैंने उस पर एक वर्क किया, उस पर डेमो किया, उसका इलेक्ट्रॉनिक फायरिंग सिस्टम, एंड इट वाज 93, उसको बनाया। और फिर मैंने वेडिंग्स के अंदर उसको अभी घुसा दिया। अभी वो बड़ा फेम है, ये कोल्ड फ्लेम पायरोटेक्निक्स हैं, अनार टाइप ये चीज़ होती है। फिर कॉन्फेटी पेपर वाला मैंने कॉन्फेटी ब्लास्ट बनाया, तो कॉन्फेटी वाला सीन किया। तो इससे मैं अपना रिजल्ट भी गेन करता था और अपनी लाइफ भी मैंने बड़ी इंजॉय की बड़े साल, क्योंकि वो दो तीन साल के लिए पाबंदी लगी थी, तो 2-3 साल फिर मैं इसके साथ बड़ा इंजॉय किया। ये मेरा टर्निंग पॉइंट। व्यूअर्स देखें ना, अब आप सर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हैं उसी चीज़ का जो मैं बार बार कहती हूँ कि ज़िंदगी में बहुत से कर्व बॉल्स आते हैं हमारी तरफ। कभी अच्छा वक्त होता है, कभी बुरा वक्त होता है, कभी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो आपकी रोज़ी रोटी को ही रोक देती है। जैसे कि जब बैन लगा, ऑब्वियसली सर उस वक्त रोज़ी रोटी का वो आप गिव अप भी कर सकते थे, हाथ पे धरते पे कहते मैं क्या करूँ, मैं जाके नौकरी कर लेते। आपने उसी के अंदर से अपने लिए एक हल निकाले। और वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स, वही तो चीज़ हम यंग लोगों को कहते हैं, हिम्मत तो करो, आगे तो बढ़ो, कुछ तो करो, जिस चीज़ के बारे में पैशनेट हो उसी के अंदर ढूंढो कोई चीज़ करने को, कुछ भी हो सकता है। और अगर कहीं इशू आता भी है तो आपने गिव अप नहीं करना, ना उम्मीद नहीं होना, आपने उसमें से भी हल ढूंढना है। अल्लाह ताला ने हमें अगर ये दिमाग दिया है जिसकी हम शायद 10% कैपेसिटी भी नहीं यूज़ करते अपनी पूरी ज़िंदगी में, अगर हम उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर लें तो फिर हम आइंस्टाइन के लेवल के जीनियस क्यों नहीं बन सकते। व्हाट अबाउट यू ज़ैन, व्हाट वाज द हाईलाइट अभी तक, मतलब जो इवेंट सारा कुछ इतना कुछ किया, अभी तक हाईलाइट कौन सा था? अमंग मैनी डेस्टिनेशन वेडिंग्स, द रीसेंट वन जो हमने पशु में की थी, तो वो बड़ी खूबसूरत थी और वो मेमोरेबल इसलिए बन की क्योंकि कई दफ़ा जो क्लाइंट्स होते हैं ना वो आपकी ट्रैवल फैमिली बन जाते हैं। उनके लिए जो आपने एफर्ट की होती है, क्राफ्ट किया होता है, एडवेंचर सारा और एक्सपीरियंस, उनको इतना अच्छा लग जाता है कि वो इतने खुश होते हैं कि मनी एक सेकेंडरी चीज़ बन जाती है। जो कि हमारा एम भी है कि मनी इज़ सेकेंडरी, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो प्राइमरी चीज़ है कि बंदा इतना खुश वापस जाना चाहिए कि जी मेरी इससे बेहतर वेडिंग जो है ना वो नहीं हो सकती थी इन द माउंटेन्स या वेयर एवर। तो वो जो पासू के अंदर हुआ था उसने वो एक बड़ा हाईलाइट था। और कोविड के बाद से इट हैज़ बीन वेरी चैलेंजिंग उसको सस्टेन करना पाकिस्तान की इकोनॉमी इस तरह से। लेकिन फिर वही बात है, जब आपको किसी चीज़ से इश्क होता है और आप करते रहते हैं तो फिर रास्ते जो है वो खुद ही हमवार होते रहते हैं। सही। मैडम, बड़े होके क्या बनना है? मैं आर्मी साइंटिस्ट। समझाओ ज़रा मुझे, ये किस तरफ निकलना है, मतलब साइंटिस्ट से मुराद किस तरफ निकलना चाहती हो? देखो मतलब फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, आप भी। मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ, मून पे जाना चाहती हूँ। मून पे जाना चाहते हो? एस्ट्रोनॉट? अम्मी को बताया? यस। अम्मी घर से बाहर जाने देती हैं फ्रेंड्स वगैरह को मिलने? अच्छा फिर ठीक है। मैंने कहा अगर अम्मी बाहर नहीं जाने देती तो मून तो चांद तो सारा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन चलो हम
एक तो आपकी बहन को मैंने सीधा करना है और दूसरा अम्मी से मैंने बात करनी है, राइट? ये 2 काम है मेरे। डन हो गया, ओके, ये भी बात डन हो गई। और यंग लोगों को, अपने एज ग्रुप के बच्चों को क्या मशवरा दोगी? मतलब आप लोग जो आपका पैशन है, मतलब जो भी आप लोग करना चाहते हैं वो आप ज़रूर करें, आपको कोई ना रोके। मतलब अपने पैशन को आपको परसू, जिस तरह आप 5 इयर्स के थे जब आपने पहली दफ़ा डिबेट सुनी किसी को करते हुए, 8th क्लास के बच्चे को। अभी कौन सी क्लास में हो? अब मैं 6 में हो चुकी। 6 में हो। अभी आप खुद भी 8 पे नहीं पहुंचे, लेकिन उससे बहुत पहले आपने खुद डिबेटिंग करनी शुरू कर दी है अपने स्कूल के लिए, और आप उनको रिप्रेजेंट भी करते हो ना? आप स्कूल के लिए जाके भी डिबेट्स करते हो? कहाँ पे करते हो? मैं मेरी मेंटोर है, टीचर, और मेरी मदर करवाती हैं आपको? मैं स्कूल की तरफ से नहीं करती। अच्छा, इंडिपेंडेंट। वो तो मोटिवेट ही नहीं करते कि आपने स्पीच करनी है या नहीं करनी, ऐसे नहीं अच्छा करते वो। ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने सब बच्चों को इक्वल लेके चलना होता है ना। अगर आपके साथ एक्स्ट्रा लाड करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। बट एनीवे, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई नो दैट योर स्कूल इज़ ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू, सो वेल डन मेरा बच्चा। व्हाट अबाउट यू सर, क्या एडवाइस देंगे यंग लोगों को जो आपको देख रहे हैं, जो ना उम्मीद है, जो कह रहे हैं यार हम कहाँ जाएं, किस दीवार में सर मारें? मतलब लोग तंग हैं, नहीं समझ आ रही, खर्चे नहीं पूरे हो रहे, क्या करें? देखिए जी, सबसे पहले तो मायूस होना गुनाह है। अल्लाह करीम इसको बड़ा सख्ती से मना करता है। मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होना चाहिए। हर वक्त अपने आप को जो मोटिवेट रखना चाहिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने इस प्यारे मुल्क के लिए, और कुछ ना कुछ राय दें कि यहाँ पे बहुत, हमारे मुल्क के अंदर बहुत कुछ है, बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप एक साइड से फेडअप होते हैं तो दूसरी साइड में तलाश करें, तीसरी में कर लें, चौथी में कर लें, बट उसमें आप फेडअप नहीं हो, मोटिवेट रहें और अपना काम करें और इस मुल्क की खिदमत के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाएं। बेशक। और इंशाल्लाह जब आप अपने पेशे से मोहब्बत करेंगे, मोटिवेट रहेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको जो है ना आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, और आप अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे, इस परचम को बुलंद करेंगे, जिससे हमारे मुल्क को और हमारे मुल्क के लोगों को बहुत से फ़ायदे पहुँचेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा ज़ैन, आपसे मैंने 2 बातें करनी है। एक तो आपका जो काम है उसमें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, घर वालों का रिस्पॉन्स क्या था? ये एक सवाल हमारे व्यूअर से आया है तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूँ। सोबिया ने आपसे ये पूछा है कि भाई इस बच्चे से पूछो कि सारा वक्त तो ये बाहर होता होगा, तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है इस बात पे? मेरे माँ बाप को तो ये होता है ना कि बच्चे जरा टिक के बैठे। बिल्कुल ऐसे। एक तो होता है ना आउट स्टेशन काम करना, आपने आना है जाना है, आना है जाना है, आना है जाना है, तो उस चीज पे थोड़ा बहुत तो घर वालों ने कहा होगा कि पुत्र किस पास से निकल गया। इनिशियली ऐसा ज़रूर था, बिकॉज माई पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, तो उनके लिए ये टोटली ऐसे था जैसे बच्चा पता नहीं किस लाइन के बच्चा बागी हो गया। मेरे साथ भी ये हुआ था, डोंट वरी। कोई मीडिया में नहीं था, मैं दंदिया निकाल के मीडिया में काम करूंगी। तो बहुत से लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं वो इससे रिलेट कर सकते हैं कि पेरेंट्स इनिशियली जो है ना वो क्वेश्चन करते हैं योर चॉइस ऑफ करियर, लेकिन अल्टीमेटली व्हेन दे सी यू स्टैंडिंग अप और आप सेटल्ड हैं तो फिर दे मेक पीस विद दैट कि अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब उनके लिए इट्स ईजी, अब वो ये नहीं पूछते क्यों, अब वो कहते हैं अच्छा आ रहे हो, चलो बता देना जब वापस आओगे या जो भी सीन होगा, तो ये वाला होता है। तो अल्टीमेटली पेरेंट्स मेक पीस विद इट, और ये चीज़ ऐसी है बेसिकली आपने ढीठ होके अम्मा अब्बा को मनवा ही लिया। ये कहो ना कि हम भी ढीठ हो गए और वो भी ढीठ हो गए। सीधी बात करो ना। अच्छा शायद साहब, मैंने आपसे बाय द वे, आपका तो इनसे कई गुना ज़्यादा डेंजरस प्रोफेशन एक तरह से है। वैसे खैर गोइंग अप नॉर्थ एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, 1000 चीज़ें हो जाती है, कभी लैंडस्लाइड, कभी कुछ, खुदा न खास्ता, अल्लाह आप लोगों को अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखे, आमीन। बट सर, फायरवर्क्स की तरफ जब आपका रुझान हुआ तो आपके घर वालों ने क्या कहा? मुझे एकदम से ख्याल है उस पर घर वालों का कोई। मेरे घर वालों का, मेरी अम्मा मुझे रोकती थी कि काम बड़ा औखा है, गलती थी गुंजाइश को नहीं मेरा पुत्र। तो मैंने कहा अम्मा मैं मुश्किलों का खिलाड़ी हूँ, तो मैं हमेशा मैंने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी, मैं जब स्टूडेंट था तो जो कोई स्टूडेंट काम नहीं कर सकता था मैं कहता था जी मैं करूँगा। देखिए वो अपनी जगह ठीक है, किसी ने कोई फॉर एग्जांपल डिबेट नहीं कर सकता तो आपने उसकी जगह जाके डिबेट कर दी, वो मुख्तलिफ बात है सर। लेकिन मतलब फायर वर्क्स एंड आप खुद केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है सर, आप बेहतर जानते हैं। अगर आज आपका बच्चा कहे कि भाई मैंने इस किस्म के काम में पढ़ना है तो आप घबराएंगे नहीं? सर देखें उसके लिए बड़ा ज़रूरी है, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो फायर वर्क्स ख़तरनाक काम है, गलती की गुंजाइश नहीं है, योर फर्स्ट इज़ योर लास्ट, इसमें दूसरा चांस ही नहीं है। लेकिन इस काम को मैंने जिस तरह किया बावजू होकर पाकीज़गी के साथ, और
इसकी SOPs के ऊपर मैंने कभी -0.% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। compromise नहीं बिल्कुल किया। सही। ये इसका बेसिक टूल है कि अगर आपने सक्सेसफुली इसमें कामयाब रहना है तो इस पे बिल्कुल SOP पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं सही। करना। तो उस पर मैंने कभी भी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया। ये रीज़न रहा मेरी सक्सेस में, और मेरे इंसिडेंट लेस रहा मैं माशाल्लाह। अपनी फील्ड के अंदर, अपने मेरा शो प्लेस भी और मेरा वर्क प्लेस भी। Wonderful. Finally, then your advice. Actually, you are in the exact right bracket, and I'll tell you why. हमारे मुल्क की सबसे बड़ी इस वक्त पॉपुलेशन है यूथ की। 60 से 70% लोग आपकी एज कैटेगरी के हैं। सर आप भी और मैं भी और हमारा ये बच्चा तो अभी इसमें पहुंचा ही नहीं। आप यंग लोगों को क्या एडवाइस दोगे? जितने भी इस ब्रैकेट के अंदर है, मैं नहीं, उनको इस ब्रैकेट को छोड़ दो। आप एक सक्सेस स्टोरी हो बेटा। आपने डॉक्टर्स हैं आपके पेरेंट्स, लेकिन आपने अपनी जगह अपने काम में बनाई। अब माँ बाप के शैडो में नहीं रहे। बिल्कुल। तो जनरल मोटिवेशन आपकी क्या है यंग लोगों के लिए जो डिसहार्ट हुए हैं, जो पिट रहे हैं, जो रोडों पे निकल आते हैं और गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं? उनको मोटिवेट करो बेटा। उनको क्या कहोगे आप? मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले अपने आप से पूछें कि आप करना क्या चाहते हैं। बैठें, रात को सोचें, अपने आप से पूछें कि आप क्या करना चाहते हैं, और फिर जो आपका दिल करे ना, आप बस वो करें बिला झिझक। नो मैटर वो करियर क्या है, कुछ भी है। क्योंकि मुझे भी बड़ी जो है ना वो पीछे से क्लैश आया था कि नहीं ये तुम क्या कर रहे हो। आई रिमेंबर कि जब मैं पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहा था तो माई मॉम गेट मी, डॉक्टर्स के ना छोटे चिट पैड्स होते हैं, तो उन्होंने लिख के दिया मुझे एक 15 नुकाती एजेंडा के कोस्टर की छत पे नहीं चढ़ना, कोस्टर की खिड़की से गर्दन बाहर नहीं निकालनी, पानी में नहीं जाना, दिस एंड दैट। तो पेरेंट्स होते हैं पोजेसिव, बट यू हैव टू फिगर आउट कि आप क्या करना चाहते हैं, और फिर जो आप करना चाहते हैं वो आप करें, एंड अल्टीमेटली यू विल सक्सीड। आई मीन दैट इज़ द नेचर, लॉ ऑफ नेचर। तो इंसान फिर डेफिनेटली सक्सीड करता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह ताला आपको करोड़ों कामयाबियों से नवाजे। सर इसी तरह लगे रहें और हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। एंड ज़ैन, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग अस एंड थैंक यू फॉर रिप्रेजेंटिंग द यूथ। 3 डिफरेंट जनरेशंस अपनी अपनी कैपेसिटी में एफर्ट्स कर रहे हैं हमारे मुल्क का नाम रोशन करने के लिए। और हमारे मुल्क के वो जो कहते हैं ना कि एक तो हम मुल्क का नाम रोशन कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ जो भी हालात हैं उनके बावजूद अपनी जगह बनाना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है व्यूअर्स। देखिए, हम ये हमेशा कंप्लेन करते हैं कि पेट्रोल बड़ा बढ़ गया है। ओ भाई, पेट्रोल की कीमत पूरी दुनिया में बढ़ी है, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं बढ़ी। अगर हम लोग कुछ जगहों पे सफ़र करते हैं, जैसे कि गैस का इशू हो जाता है, वेरियस प्रॉब्लम्स है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि ये एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन व्यूअर्स एक मुल्क उठा के दिखा दे जिसमें कोई मसला नहीं है, एक मुल्क दिखा दे तो मैं मान जाऊंगी। सो द पॉइंट इज़, अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, उसकी रिगार्ड को मेंटेन करने के लिए हमारे एफर्ट्स टोटल मुकम्मल होने चाहिए। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। सो इसी नोट पे ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी व्यूअर्स। हमारे गेस्ट का शुक्रिया, अल्लाह ताला इनको करोड़ों कामयाबी से नवाजे, आमीन। शेफ़ का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।